नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजी वे ग्लोबल। हम लोग चैप्टर शुरुआत कर चुके हैं पावर जनरेशन के बारे में। इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। एक लेक्चर हो चुका है। जो भी छात्र पहला लेक्चर नहीं देखे होंगे, जाकर सबसे पहले पहला लेक्चर देखिए। इसके बाद इस लेक्चर को देखिएगा तो आपको काफ़ी समझ में आएगा, क्योंकि ये लेक्चर दूसरा है। और पहले लेक्चर में मैंने कवर किया था हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के बारे में, कन्वेंशनल एनर्जी के बारे में मैंने बताया था, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के बारे में बताया था, और कन्वेंशनल एनर्जी के अंदर ये हाइड्रो पावर प्लांट मैंने पढ़ा रहा था। और हाइड्रो पावर प्लांट में एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है टरबाइन, जिसको हम लोग प्राइम मूवर भी बोलते हैं। क्वेश्चन भी आते हैं कि प्राइम मूवर किससे कहते हैं। टरबाइन को ही प्राइम मूवर कहा जाता है। ठीक है, तो दो तरह के टरबाइन के बारे में मैंने आपको बताया था कि एक होता है इम्पल्स टरबाइन और एक होता है रिएक्शन टरबाइन। और आपके जो चैप्टर है इसमें इम्पल्स टरबाइन में पेंटल व्हील और रिएक्शन टरबाइन में फ्रांसिस टरबाइन और केपलॉन टरबाइन के बारे में दिया गया है। मतलब मुख्य रूप से ये तीन टरबाइन के बारे में पढ़ना होता है। ठीक है, तो हम शुरुआत करेंगे इम्पल्स टरबाइन और ये आपका रिएक्शन टरबाइन में अंतर क्या होता है, कैसे पहचानेंगे। तो चलिए, सबसे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए ये रात का 1 बज रहा है और आपके लिए मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा मेरे मेहनत पे अगर आप लोगों को लगता है कि सर मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। शेयर इसलिए करना है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, जिनको अच्छा मटेरियल नहीं मिल रहा है पढ़ने के लिए, उन तक ये अच्छा मटेरियल पहुंचे, लेक्चर पहुंचे, जिससे वो भी एग्जाम क्वालिफाई कर सके। ठीक है, तो उन सभी बच्चों तक इस लेक्चर को पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। हम आपके लिए रात को उठकर वीडियो शूट कर रहे हैं और आपकी जिम्मेदारी होती है कि इस लेक्चर को घर घर तक पहुंचा दे, सारे ITI के बच्चों तक पहुंचा दे। तो चलिए, ऊपर वाला आपके साथ है। आप जब दूसरों को मदद करेंगे तो ऊपर वाला आपको भी मदद करेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसी एक लेसन के साथ। देखिए, बस 2 ही डिफरेंस है। ये रहा, यहां से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 2 पार्ट में, मार्कर हम ले लेते हैं, यहां से 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। यहां पे देखिए, इस तरफ हो गया इम्पल्स टरबाइन और ये दोनों मिलके रिएक्शन टरबाइन, इन दोनों को बोला जाता है। डिफरेंस, सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है कि देखिए, इसमें नोजल लगा रहता है। यहां पे देखिए एक नोजल है, आप लोगों को दिख रहा होगा, ये नोजल है, लेकिन इसमें नोजल नहीं लगा रहता है। ये इसका जो रोटर होता है ना, खुद एक नोजल का काम करता है, लेकिन इम्पल्स में अलग से नोजल लगाया जाता है। क्या करते हैं हम लोग, नोजल से हम लोग पानी को इस बकेट पे, ये बकेट बना हुआ है, इस पे फोर्स कराते हैं। नोजल से पानी को इस पे फोर्स कराते हैं, तो फोर्स जब इस पे लगता है तो ये घूमना शुरू हो जाता है। तो और जब ये घूमता है तो इसके साथ ये शाफ्ट लगा रहता है। ये शाफ्ट किसका शाफ्ट है, ये शाफ्ट आगे जाकर अल्टरनेटर से जुड़ जाता है। जब ये घूमता है तो साथ में शाफ्ट भी घूमेगा और ये शाफ्ट अल्टरनेटर के शाफ्ट को घुमा देगा, जिससे बिजली का उत्पादन शुरू हो जाता है। ये मैकेनिज्म है किसका, इम्पल्स टरबाइन का। रिएक्शन टरबाइन में देखते हैं। रिएक्शन टरबाइन में क्या होता है कि इसमें नोजल नहीं लगा रहता है। देखिए, ये है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, और ये अंदर की तरफ गया हुआ इधर से, ऐसे आप लोग को वीडियो में क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है, तो इधर से हम लोग पानी का हैवी फ्लो कराते हैं। ये देखिए कितना बड़ा, ये बहुत बड़ा डायमीटर वाला क्रॉस सेक्शन होता है, और इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी को हम लोग भेजते हैं। और इसके अंदर में विंग्स होते हैं, टरबाइन के विंग्स होते हैं, जिससे पानी टकराता है तो ये ऐसे से घूमना शुरू कर देता है। जब ऐसे से ये घूमना शुरू होता है तो इसके साथ इसका शाफ्ट अटैच होता है। ये वाला जो शाफ्ट है ये इसके साथ अटैच होता है, और ये शाफ्ट आगे जाके अल्टरनेटर से जुड़ जाता है, और अल्टरनेटर घूमना शुरू करता है तो बिजली का उत्पादन शुरू हो जाता है। ये कौन सा टरबाइन है, फ्रांसिस टरबाइन है। इसी तरह ये केपलॉन टरबाइन है। केपलॉन टरबाइन में क्या होता है, देखिए इसमें पानी जो जा रहा है रेडियली जा रहा है, इधर से जा रहा है पानी, इसमें कैसे जा रहा है, रेडियल जा रहा है, ऐसे जा रहा है। ये एक्सिस हो गया, ये एक्सिस के रेडियल में पानी हम लोग भेज रहे हैं। इस केपलॉन टरबाइन की बात करें तो यहाँ से पानी ऊपर से हैवी फ्लो, वाटर का बहुत ज़्यादा फ्लो हम लोग ऊपर से कराते हैं, और इसके जो टरबाइन के विंग्स होते हैं इस तरह के डिजाइन होते हैं कि पानी जब इस पर गिरता है तो ये ऐसे ऐसे घूमना शुरू हो जाता है। तो ये घूमता है तो मान लीजिए इसका ये शाफ्ट है, ठीक है,
और इसका शाफ्ट अल्टरनेटर से जुड़ा रहता है और अल्टरनेटर को घुमाना शुरू कर देता है तो बिजली का उत्पादन शुरू हो जाता है। तो इसमें देखेंगे कि ये दोनों में नोजल का कहीं चर्चा नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे नोजल रहता है। अब नोजल से क्या होता है ये समझिए। अगर मान लीजिए यहाँ अगर हम पानी भेज रहे हैं एक पाइप के द्वारा, मान लीजिए बड़ा सा पाइप है, इससे हम पानी भेज रहे हैं और आगे जाकर ये नोजल अटैच करते हैं, ऐसे छोटा सा पतला सा क्रॉस सेक्शन कर देते हैं, तो इधर से जितना पानी आएगा उतना पानी इधर बाहर नहीं निकलेगा। मतलब इस टरबाइन के अंदर में पानी का जो फ्लो रेट होता है वो कम होता है। इंपल्स टरबाइन में पानी का फ्लो रेट कम होता है। आगे सारा चीज लिखवाएंगे, ठीक ना, अभी समझिए। क्योंकि यहाँ पे नोजल लगा हुआ है, इधर से पानी पूरा आ रहा है, ठीक है, पूरा पानी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्रॉस सेक्शन पतला हो गया और पतले जगह से जब पानी निकलेगा तो फ्लो रेट क्या रहेगा, कम रहेगा। लेकिन इसमें देखिए, इसमें ऐसा कोई कहानी नहीं है, ऐसा कुछ इसमें नोजल नहीं लगा हुआ है। इसमें जब पानी हम लोग छोड़ते हैं तो बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी को छोड़ा जाता है। तो जब बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी आता है तो बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी निकलता भी है ना। तो मतलब इसका जो पानी का फ्लो रेट है काफ़ी ज़्यादा होता है। किसका? फ्रांसिस का और केप्लॉन का। मतलब रिएक्शन टरबाइन, जो रिएक्शन टरबाइन होता है इसमें जो पानी का फ्लो रेट होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है और इंपल्स टरबाइन में पानी का फ्लो रेट कम होता है। इसमें नोजल लगा रहता है और इस दोनों में नोजल नहीं होता है। अब इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हम लोग पानी का फ्लो रेट कम करके पानी को फोर्स करा रहे हैं, तो इसका जो बांध का ऊंचाई होगा बहुत ज़्यादा होगा। इसका बांध का ऊंचाई बहुत ज़्यादा होता है और इन दोनों का बांध का ऊंचाई बहुत कम होता है। ठीक है, तो चलिए हम डायरेक्ट ले चलते हैं अब रिएक्शन टरबाइन पे, क्योंकि इंपल्स टरबाइन आपको पिछले चैप्टर में पढ़ा दिए हैं, मतलब पिछले लेसन में पढ़ लिए, पिछले लेक्चर में। उस लेक्चर को देखिएगा तो मैं इस टरबाइन के बारे में विस्तार में चर्चा किया हूं। अब हम समझते हैं रिएक्शन टरबाइन के बारे में। ठीक है, देखिए ये इंपल्स टरबाइन है और इसका देखिए ये यहाँ पर नोजल लगा हुआ है। ये नोजल और ये स्पेयर है, इस पानी को कंट्रोल करता है कम ज़्यादा, और इस नोजल से हम लोग पानी इस पर फोर्स करा रहे हैं। तो देखिए इसका जो टरबाइन का रोटर है वो घूम रहा है। जब रोटर घूमेगा तो इसके से ये शाफ्ट अटैच है और ये शाफ्ट जब घूमेगा तो अल्टरनेटर को घुमा देगा। ये इंपल्स टरबाइन है। ठीक है, इसमें हम जितना पानी देते हैं उतना पानी बाहर नहीं निकलता है, मतलब पानी का फ्लो रेट कम रहता है। ठीक है, देखिए ये वाला जो टरबाइन है ये है केप्लॉन टरबाइन। ये रिएक्शन टरबाइन का एक भाग है जिसका नाम है केप्लॉन टरबाइन। इसमें जो पानी आता है ऊपर से ऐसे हम लोग पानी को नीचे की तरफ गिराते हैं। ठीक है, अब पानी जब इस पर गिरता है तो ये ऐसे घूमता है, देखिए घूम रहा है, और इससे ये इसका जो रोटर है ये अल्टरनेटर से जुड़ा रहता है और अल्टरनेटर को घुमा देता है। तो ये इसको बोलते हैं हम लोग केप्लॉन टरबाइन। ये लो हेड और इसमें पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में गिराते हैं, मतलब इसका जो फ्लो रेट होता है बहुत ज़्यादा होता है पानी का, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी गिराते हैं। और ये इसको कहाँ लगाया जाता है? जहाँ पे फ्लो रेट ज़्यादा रखना हो और बांध की ऊंचाई कम हो। जहाँ पे बांध की ऊंचाई कम हो इस टरबाइन को हम लोग लगा देते हैं। और इसी का एक दूसरा एक बड़ा भाई है, ये फ्रांसिस जिसको बोलते हैं, ये फ्रांसिस टरबाइन है। इसमें भी देखिए यहाँ से पानी को बहुत ज़्यादा हम लोग पानी भेजते हैं इधर से, और इधर से पानी बहुत ज़्यादा निकलता है। बीच में यहाँ पर टरबाइन होता है, यहाँ से जब पानी ढुकता है तो यहाँ पे जो टरबाइन का रोटर है उससे टकराता है और इसको घुमा देता है। इसको घुमा देता है तो ऊपर वाला ये शाफ्ट घूमने लगता है और ये अल्टरनेटर से जुड़ा रहता है। मतलब इसका भी पानी का जो फ्लो रेट होता है बहुत ज़्यादा होता है। और इसको भी जो भी डैम की बांध की ऊंचाई कम होती है वहाँ पे इसको लगाया जाता है। मतलब रिएक्शन टरबाइन हम वो उस जगह पे लगाते हैं जहाँ पे बांध की ऊंचाई कम होती है, और इंपल्स टरबाइन वहाँ लगाते हैं जहाँ बांध की ऊंचाई बहुत ज़्यादा होती है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि कौन सी टरबाइन को हम लोग कहाँ लगाएंगे। ठीक है, पॉइंट है जिसको नोट करना होगा आपको, आप पॉइंट्स को नोट्स कर लिए। पहला पॉइंट ये है कि देखिए ये पेल्टन व्हील है, ये कौन सी टरबाइन है? ये इंपल्स टरबाइन है। ये कौन सी टरबाइन है? इसको हम लोग बोलते हैं इंपल्स टरबाइन। इंपल्स, ये इंपल्स टरबाइन है और ये रिएक्शन टरबाइन है। ये दोनों कौन सी टरबाइन है? रिएक्शन टरबाइन है। ठीक है, और ये इंपल्स टरबाइन है। टरबाइन दो तरह का होता है, पहला इंपल्स होता है और दूसरा रिएक्शन टरबाइन होता है। इंपल्स टरबाइन का एग्जाम्पल क्या है? पेल्टन व्हील। इस व्हील को क्या बोलते हैं? पेल्टन व्हील। जो घूमता है, जो बड़ा सा, जिस पे हम लोग पानी का फोर्स कराते हैं, उसको क्या बोलते हैं? पेल्टन व्हील बोलते हैं। इसमें जो पानी का फ्लो रेट होता है वो क्या होता है? कम होता है। जो फ्लो रेट क्या होता है इसमें? कम होता है। किसमें?
इम्पल्स टरबाइन में फ्लो रेट कम होता है और इसका जो बांध का ऊंचाई होता है 300 मीटर से लेकर 400 मीटर तक होता है। बांध का ऊंचाई कितना होगा? 300 मीटर से लेकर 400 मीटर तक इतना ऊंचाई होता है बांध का, जिसको बांध की ऊंचाई क्या बोलते हैं? हम हेड बोलते हैं। मतलब इस टरबाइन का हेड जो रहेगा, हेड मतलब सिर, तो इस टरबाइन का जो बांध होता है वो सिर होता है। वो सिर कितना रहेगा? 300 से लेकर 400 मीटर तक। ठीक है, पूछता है क्वेश्चन। अब ये रहा रिएक्शन टरबाइन में, पहला है फ्रांसिस टरबाइन। फ्रांसिस टरबाइन में फ्लो रेट कितना रहेगा? हाई रहेगा, क्योंकि पानी हम लोग पूरा भेज देते हैं ये दोनों में, तो दोनों में फ्लो रेट हाई रहता है। देखिए लिखा हुआ है हाई फ्लो रेट रहता है, इसमें भी हाई फ्लो रेट है। इसमें जो फ्लो रेट होता है 25 से लेकर 300 मीटर क्यूब पर सेकंड, और इसमें 70 से लेकर 800 मीटर क्यूब पर सेकंड फ्लो रेट होता है। ये दोनों टरबाइन लो हेड में लगाया जाता है। ये जो फ्रांसिस का जो लगाया जाता है ये 25 से लेकर 200 मीटर के जो बांध होती है उसके बीच में इसको लगाया जाता है। मतलब जिस बांध की ऊंचाई 25 मीटर से लेकर 200 मीटर तक होता है उस वहां पे इसको हम लगाते हैं, और जिस बांध की ऊंचाई 2 मीटर से लेकर 25 मीटर तक होता है वहां पे हम केपलॉन लगाते हैं। मतलब सबसे कम ऊंचाई वाला बांध पे कौन सा लगाते हैं? केपलॉन, और मीडियम वाले पे फ्रांसिस, और सबसे ज्यादा वाले ऊंचाई पे पेल्टन व्हील इम्पल्स टरबाइन। समझ गए ना कौन सी टरबाइन को हम लोग कहां लगाते हैं? तो आप बांध देखकर बता सकते हैं कौन सी टरबाइन कहां लगा हुआ है। भाखड़ा नांगल जो हमारे भारत नहीं पूरा विश्व का सबसे बड़ा डैम है, वहां पर कौन सा टरबाइन लगा होगा? ये वाला लगा होगा, इम्पल्स टरबाइन लगा है, क्योंकि उसकी बांध की ऊंचाई बहुत ज्यादा है। और बाकी जो छोटा मोटा पावर प्लांट होता है वहां पे ये फ्रांसिस और केपलॉन टरबाइन को लगाते हैं। ठीक है, डिफिनेशन लिखा हुआ है रिएक्शन टरबाइन के बारे में। लिखा हुआ है कि प्रतिक्रिया टरबाइन, रिएक्शन टरबाइन मतलब प्रतिक्रिया टरबाइन। प्रतिक्रिया टरबाइन में नोजल टरबाइन के रोटर के साथ जुड़े होते हैं। जो टरबाइन का ये रोटर होता है उसी के साथ इसका नोजल जुड़ा होता है, उसी को नोजल बोलते ही हैं। नोजल लगा अलग से नहीं रहता है, ये सब नोजल का ही काम करता है। ठीक है, जो प्रवाह के दौरान, प्रवाह मतलब पानी जब जाता है उसके दौरान ऊर्जा मिलने पर रोटर के प्रवाह के विपरीत दिशा में घुमाने का कार्य करता है। मतलब इधर से ऐसे धक्का देगा तो वैसे घूमेगा उल्टा दिशा में, मतलब पानी के विपरीत दिशा में घुमाता है। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। पिछला वाला एग्जाम्पल में आपको बताया था ना कि जो मेला में जो चरखी होता है, जो चरखी घूमता है, सेम उसी तरह का यहाँ पर कंडीशन है। वहाँ पे हवा क्या करता है? जाता है, और उसके जो चरखी में जो फैन लगे होते हैं, साइड में जो विंग्स होते हैं, उस पर रिएक्ट करके उसको घुमा देता है। उसी तरह यहाँ भी पानी का काम वही है। अब देखिए, रिएक्शन टरबाइन को 2 भागों में हम लोग बांटते हैं, जो आपके सिलेबस में ऐसे बहुत सारे पार्ट्स थी, बहुत सारे इसके टाइप्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 टाइप्स के बारे में आपको आपके ट्रेड में दिया गया है इलेक्ट्रीशियन वाले के लिए। तो यहाँ पे रिएक्शन टरबाइन को हम लोग 2 टाइप्स में बांट देते हैं। पहला होता है रेडियल, रेडियल टरबाइन बोलते हैं, और इसका जो एग्जाम्पल है पहला है फ्रांसिस टरबाइन, थॉमसन टरबाइन, जेनवेल टरबाइन। ये टरबाइन का नाम है, ये वैज्ञानिक का नाम है, उसी के नाम पे ये टरबाइन का नाम रखा गया है। ठीक है, और ये टरबाइन का स्ट्रक्चर है जिसमें मेन शाफ्ट होता है, जो बीच वाला होता है मेन शाफ्ट होता है, ऑपरेटिंग रिंग होती है, वाटर इनलेट हो जहाँ से पानी ढुकता है, वाटर इनलेट होता है जहाँ से पानी निकलता है, वाटर आउटलेट होता है। ठीक है, वाटर गजिंग डिवाइस होता है, स्पाइरल केस होता है, मतलब ऐसे से घुमा हुआ रहता है। ड्राफ्ट ट्यूब होता है, जो यहाँ से पानी जब इधर से घुसता है, जब निकलता है उसको कहाँ तक ले जाता है? टेलरेस तक ले जाने के लिए क्या करते हैं? ड्राफ्ट ट्यूब को हम लोग यहाँ पर लगा देते हैं ऐसे। ठीक है, तो इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स में नहीं पूछता है, मतलब पार्ट्स के बारे में नहीं आता है, केवल आप इसका ये याद रखिए कि कौन सा टरबाइन कहाँ लगाया जाता है। ठीक है, ये एक्सियल टरबाइन इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? रेडियल। रेडियल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये इस तरह से इसमें पानी ऐसे घुसता है। इसके ये एक्सिस मान लीजिए, ये एक्सिस है, मान लीजिए टरबाइन का ये शाफ्ट है, और शाफ्ट के 90 डिग्री पर पानी का हम लोग बहाव करते हैं, तो ये एक्सियल होता है। उसके एक्सिस पर जाके, सॉरी रेडियल होता है, उसके रेडियल ही जाता है, तो ये रेडियल ऐसे से घुमाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्सियल टरबाइन। एक्सियल टरबाइन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो टरबाइन है इसका जो ये जो शाफ्ट देख रहे हैं, इसी शाफ्ट के समानांतर में ऊपर से ऐसे पानी का प्रवाह करा देते हैं, है ना? ऐसे पानी आ रहा है, नीचे जा रहा है, मतलब इसमें जो पानी आता है ऊपर से नीचे की ओर जाता है, और इसमें जो पानी जाता है 90 डिग्री पर जाकर ऐसे रोटेट करके नीचे निकलता है। समझ गया ना? तो ये एक्सिस के अबाउट इधर से पानी जाता है, मतलब इसके एक्सिस के अबाउट पानी को नीचे गिराते हैं और इसके रोटर को घुमाते हैं पानी से, इसीलिए इसका नाम एक्सियल टरबाइन पड़ गया। और इसका एक एग्जाम्पल क्या है? केपलॉन टरबाइन। तो एग्जाम्पल में एग्जाम में पूछता है कि
केपलॉन टरबाइन किस तरह का एग्जाम्पल है, किस तरह के टरबाइन का एग्जाम्पल है? तो आपको बताना होगा कि केपलॉन टरबाइन एक्सियल टरबाइन का एग्जाम्पल है। उसी तरह से पूछ जाएगा कि फ्रांसिस टरबाइन को किस कैटेगरी में रखा जाता है, एक्सियल में, रेडियल में, नॉन ऑफ दीज या इनमें से दोनों? तो आपको लिखना होगा कि ये रेडियल टरबाइन में आता है। ठीक है, तो इस तरह से ये रिएक्शन टरबाइन आप समझ गए। अब हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं। अगला लेसन है साइट सिलेक्शन ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट, मतलब जल शक्ति संयंत्र हेतु स्थान का चयन। अगर आप टेक्नीशियन है या आप मान के चलिए इंजीनियर है, आपसे पूछा जाए कि हाइड्रो पावर प्लांट लगाना है, कहाँ लगाया जाए? इसका कुछ कंडीशन होगा ना, कहीं भी हाइड्रो पावर प्लांट लगा सकते हैं क्या? नहीं लगा सकते हैं। उसके लिए बहुत सारा फैक्टर होता है, उस फैक्टर को देखते हुए लगाया जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि हाइड्रो पावर प्लांट को कहाँ लगाना चाहिए, क्वेश्चन भी पूछता है एग्जाम में, इनमें से कौन सा कंडीशन सही है हाइड्रो पावर प्लांट लगाने के लिए? तो इस कंडीशन को जब आप पढ़िएगा तभी आपको पता चलेगा कि हाइड्रो पावर प्लांट कहाँ पे लगाना चाहिए। तो चलिए पहला पॉइंट देखिए, इसमें पहला पॉइंट वहां लगाना चाहिए जहां पे जल उपलब्ध हो। ठीक है, जहां पे जल बहुत ज़्यादा मात्रा में हो वहां पे हाइड्रो पावर प्लांट लगाएंगे। मान लीजिए ऐसा जगह लगा दिए जहां पे पानी जैसे स्टार्ट हुआ कुछ दिन बाद पानी ही खत्म हो गया, तो फिर प्लांट वहां लगाने का कोई फायदा नहीं हो। जहां पे सालों भर पानी आता रहे वहां पे इस प्लांट को हम लोग लगा सकते हैं। इसके अलावा जल का भंडारण, मान लीजिए पानी बहुत आ रहा है, वहां पे डैम बना दिए, है ना, वहां पे डैम बना दिए तो पानी को रोक देंगे। तो पानी को रोकेंगे तो उसके पीछे पानी का बहुत ज़्यादा स्टोरेज हो जाएगा, मतलब भंडारण हो जाएगा। तो उस पानी को स्टोर करने के लिए जगह भी होना चाहिए। मान लीजिए पटना शहर है या बनारस है, कानपुर, कहीं भी डैम बना दिए तो पूरा शहर डूब जाएगा। तो वैसा जगह चुनना पड़ेगा कि उस पानी को रोकने से जो पानी का भंडारण होगा, जो पानी का स्टोरेज होगा, उससे जनसंख्या, पॉपुलेशन पे या हमारे आसपास के जो चीज़ें हैं उस पर नुकसान न हो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है जल शीर्ष, मतलब जल शीर्ष का मतलब बांध की ऊंचाई। तो मान लीजिए हमको पानी को 400 मीटर तक ऊंचा ले जाना है, वहां से पानी हम गिराएंगे नीचे, तो 400 मीटर ऊपर जब ले जाइएगा तो उतना जब पानी स्टोरेज कीजिएगा तो आपके आसपास 5 किलोमीटर पानी बाढ़ जैसा स्थिति हो जाएगा। तो उस स्थिति से बचने के लिए वहाँ पर जगह अवेलेबल होना चाहिए। तो जल शीर्ष मतलब पानी को हम लोग ऊंचाई तक ले जा सके, ऊंचाई तक स्टोरेज कर सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बड़ा जलगमन क्षेत्र, मतलब उसके पीछे इतना जगह होना चाहिए कि और सालों भर डूबा रहे, उससे पावर प्लांट या वहाँ के जनसंख्या, वहाँ के पब्लिक को कोई दिक्कत ना हो। तो बड़ा जलगमन क्षेत्र होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ेंगे अवसादन। अवसादन का मतलब ये होता है कि अशुद्धियाँ, गंदगी वहाँ पे नहीं होना चाहिए। मान लीजिए गंदगी है, अशुद्धियाँ हैं, बहुत सारे फैक्ट्रियों की कचड़े उसमें मिलाया जा रहा है पानी में, तो फिर आपको टरबाइन को खराब कर देगा, टरबाइन को चलने नहीं देगा, पेन स्टॉक को ब्लॉक कर देगा। तो फिर वहाँ पर पावर प्लांट लगाने का कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो अवसादन नहीं होना चाहिए। प्रवाह विभाजन की संभावना, मान लीजिए पानी स्टोर करके रखे हुए हैं, बारिश का दिन है और पूरा दिन 2 दिन बारिश जम के हो गया, उस कंडीशन में आपका बांध टूट जाएगा। तो उस कंडीशन में साइड से नहर निकाले होना चाहिए, मतलब वहाँ पर नहर निकालकर पानी को हम लोग साइड से निकाल सकें। ठीक है, तो प्रवाह विभाजन की संभावना होना चाहिए कि हम पानी को साइड से निकाल दें, क्योंकि जब बाढ़ आती है उस कंडीशन में पीछे भी पानी और नदी के आगे भी पानी, दोनों तरफ पानी हो जाता है। उस कंडीशन में पानी को साइड से कहीं निकालना होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आप इधर रखेंगे, अगला पॉइंट है जल प्रदूषण। जो जल आ रहा है टरबाइन के पास, मतलब उस नदी में जो जल है वो प्रदूषित नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा प्रदूषित जल है तो फिर आप हाइड्रो पावर प्लांट ज़्यादा दिन तक नहीं चला सकते हैं, आपका पावर प्लांट ब्लॉक कर जाएगा। लोड केंद्र से दूरी, लोड केंद्र से दूरी का मतलब मान लीजिए आपको बिजली चाहिए पटना में, आपको चाहिए बनारस में, और पावर प्लांट लगाए हैं चाइना में, तो चाइना से बिजली भेजिएगा तो आधा तो रास्ते में ख़त्म हो जाएगा। तो कोशिश ये करना है कि हमको सप्लाई कहाँ देना है, हमारा लोड केंद्र कहाँ है, सप्लाई कितना दूरी पे है। तो कोशिश ये होना चाहिए कि सप्लाई जहाँ देना उसी के आसपास में पावर प्लांट लगाना चाहिए, हाइड्रो पावर प्लांट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है साइट तक पहुँच। साइट तक पहुँच का मतलब कि जहाँ पर प्लांट आप लगा रहे हैं तो वहाँ पर डैम बनाना है, वहाँ पर टरबाइन ले जाना है, वहाँ पे आपको ट्रांसफार्मर लगाना है। ये सारा काम करने के लिए वहाँ पर रोड रास्ता भी होना चाहिए। अब हिमालय पर्वत के ऊपर हाइड्रो पावर प्लांट बनाइएगा तो वहाँ पर सामान जाएगा कैसे लोग वहाँ रहेंगे। तो ऐसा जगह कभी हम नहीं चुन सकते हैं जहाँ पर हम पहुँच ना सकें। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट है भूमि की उपलब्धता, मतलब जगह होना चाहिए। पता चला कि ऐसा जगह हम बना रहे हैं जहाँ पे दलदल एरिया है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा भूकंप आते हैं, तो उस जगह को हम लोग नहीं चुन सकते। भूमि ऐसा उपलब्ध होना चाहिए जहाँ पे हम लोग इस पावर प्लांट को इंस्टॉल कर सके आसानी से। तो इस तरह से आप समझ गए कि किस तरह का जगह होना चाहिए किसके लिए, पावर प्लांट को लगाने के लिए, हाइड्रो पावर प्लांट को लगाने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो लिखा हुआ है नोट करके, इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लेंगे, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला पॉइंट है कि जल विद्युत शक्ति हेतु पहाड़ी क्षेत्र में नदी के समीप का स्थान अच्छा होता है जहां पर बांध सुगमता से बनाया जा सके। ये पूछता है, एग्जाम्पल देगा बहुत सारा, उसमें एक एग्जाम्पल ये भी रहेगा कि पहाड़ी क्षेत्र, तो पूछता है कि हाइड्रो पावर प्लांट कहाँ लगाना चाहिए, तो दे देगा बहुत सारा ऑप्शन। उसमें एक ऑप्शन आता है पहाड़ी क्षेत्र में, तो पहाड़ी क्षेत्र में लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि पहाड़ी जो क्षेत्र होता है वहाँ पे तो एक जनसंख्या कम रहती है, उधर जनसंख्या बहुत कम होते हैं। दूसरा, वहाँ पे जो नदी का जो पानी होता है, वहीं की नदी का जो ओरिजिन होता है, जहाँ से नदी निकलती है, उसी के आसपास होता है, तो पानी बिल्कुल शुद्ध मिलेगा क्योंकि उसमें कुछ मिलाया ही नहीं गया है। तीसरा रीजन कि वहाँ पे आप पानी का स्टोरेज भी करेंगे तो पीछे पहाड़ है, पीछे जंगल है, तो वहाँ पे कोई जनसंख्या रहता नहीं है, तो कोई नुकसान होने वाला नहीं है। तो बहुत सारा यहाँ पे फैक्टर काम करता है, इसीलिए पहाड़ी क्षेत्र में ही देखेंगे ज़्यादातर जो हाइड्रो पावर प्लांट होते हैं। उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा पावर प्लांट है, मतलब एक, क्योंकि वो पहाड़ी पूरा इलाका ही जिसको पहाड़ी बोला ही जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है जहाँ पर जल की उपलब्धता, जल भंडारण, लागत एवं भूमि का प्रकार, रेल परिवहन की सुविधा इत्यादि उपलब्ध हो ताकि मशीनों को, उपकरणों को आसानी से वहां पर ले जाया जा सके। ये दो पॉइंट है जो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से लेकर, तो इसको दोनों को आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, तीसरा पॉइंट है कि पानी के दबाव एवं जल के भंडारण के अनुसार टरबाइन का चुनाव करते हैं, जैसे इंपल्स टरबाइन, रिएक्शन टरबाइन। सही बात है, पानी कितना आपके पास स्टोर है, बांध की ऊंचाई कितना है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग टरबाइन का चुनाव करते हैं। आपको बता चुके हैं, मान लीजिए सबसे ज्यादा ऊंचा बांध हो तो कौन सा टरबाइन लगाएंगे, इंपल्स टरबाइन। सबसे छोटा बांध हो तो वहां पर क्या लगाएंगे, केपलॉन टरबाइन। मीडियम बांध की ऊंचाई हो 25 मीटर से 100 मीटर के बीच में बांध की ऊंचाई हो तो वहां पे फ्रांसिस लगाते हैं। जीरो से 25 मीटर की ऊंचाई पे केपलॉन लगाते हैं, और 200 से लेकर 800 मीटर की ऊंचाई तक कौन सा लगाते हैं, इंपल्स टरबाइन लगाते हैं। 800 से कम ही होता है, 800 नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारे सामने है एडवांटेज ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट। अगर आप हाइड्रो पावर प्लांट लगाते हैं, कंपैरिजन करेंगे थर्मल से, न्यूक्लियर से, तो इसका विशेषता क्या है। तो देखिए, इसमें विद्युत ऊर्जा उत्पादन के लिए जल का प्रयोग किया जाता है जो फ्री ऑफ कॉस्ट में अवेलेबल है। ठीक है ना, मतलब इसमें जो ईंधन का उपयोग करते हैं, जो हम लोग जल का प्रयोग करते हैं, वो फ्री में अवेलेबल है, तो इसीलिए जो ईंधन का जो कॉस्ट होता है इसमें बच जाता है। सबसे बड़ा एडवांटेज है किसका, हाइड्रो पावर प्लांट का। इसके बाद है इसको चलाने में बहुत कम खर्च आता है। इसका जो रनिंग कॉस्ट होता है, चलाने का खर्च बहुत कम होता है, लगाने का खर्च बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इंस्टॉल करना है ना, बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन जब एक बार बंद जाता है तो चलाने में खर्च नहीं होता है, क्योंकि पानी का फ्लो हम लोग लगातार कराते हैं, वहाँ पर टरबाइन होता है, घूमता रहता है और साफ अल्टरनेटर को घुमाता रहता है, बिजली का उत्पादन आसानी से होता है। तो इसके चलाने में जो खर्च होता है बहुत कम होता है, लेकिन इसके बनाने में बहुत ज़्यादा खर्च होता है। तो एग्जाम्पल में पूछता है, एग्जाम में क्या पूछता है कि रनिंग कॉस्ट किसका सबसे कम होता है, तो हाइड्रो पावर प्लांट का। और जो कंस्ट्रक्शन वाला कॉस्ट है, जो बनाने का खर्च है, किसका सबसे ज़्यादा होता है, हाइड्रो पावर प्लांट का। ठीक है, दोनों में इसी का आंसर होता है। कभी कभी न्यूक्लियर भी आंसर हो सकता है बनाने वाले में। इसके अलावा इसका क्या खासियत है कि यह बिल्कुल साफ सुथरा होता है, इससे किसी प्रकार का धुआं या प्रदूषण की होने की संभावना बिल्कुल न के बराबर होती है। ठीक है, अगला पॉइंट हम देखेंगे कि यह निर्माण प्रक्रिया में अपेक्षाकृत आसान और साधारण होता है और इसके रख रखाव का खर्च बहुत कम आता है। निर्माण करना तो बेहद आसान है, क्योंकि ये तो इसमें कुछ तो ऐसा होता नहीं है, नदी के ऊपर बांध बनाकर एक पेन स्टॉक निकालकर टरबाइन को घुमाना होता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, बहुत आसान होता है इसको बनाना। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल है किसके, हाइड्रो पावर प्लांट के एडवांटेज है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो अगला पॉइंट है इसी का एडवांटेज का कि इसके लोड को बड़ी शीघ्रता के साथ बदला जा सकता है, ताकि बिना किसी
परेशानी के साथ बदलते हुए लोड की मांग को पूरा किया जा सके। देखिए बाकी जो पावर प्लांट होते हैं उसमें जो टरबाइन घूमता है उसको कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि वो इसमें कोयला जलाया जाता है, उसमें यूरेनियम होता है, उसको अचानक से कम नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि पानी के फोर्स द्वारा हम लोग टरबाइन को घुमाते हैं, टरबाइन के शाफ्ट को घुमाते हैं। तो मान लिया पानी जितना ज़्यादा देंगे उतना तेजी से ये घूमेगा, पानी कम कर देंगे तो कम घूमेगा। तो कंट्रोल बहुत अच्छा होता है, केवल बल्ब होता है, बल्ब को घुमा कर उनका स्पीड कम ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो कंट्रोल करना काफ़ी आसान होता है इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि ऐसे संयंत्र अन्य उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। विद्युत ऊर्जा उत्पादन के अलावा यह सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण में भी सहायता करता है। देखिए एक तो बिजली का उत्पादन कर रहे हैं, ये तो फायदा हो ही रहा है, साथ में नहर निकाल लिया जाता है, जहां भी डैम बनता है उसके साइड से नहर निकला रहता है जो सिंचाई के काम में आता है। इसके अलावा मान लीजिए कभी कभी बाढ़ की स्थिति बनती है, उस कंडीशन में हम लोग पानी का सप्लाई साइड से नहर के द्वारा हम लोग करके बाहर निकाल देते हैं, तो ये भी बाढ़ को भी नियंत्रित कर लेता है ये। ठीक है, जल टरबाइन से अत्यंत सटीक नियंत्रण संभव होता है, इस कारण से ऐसे संयंत्र की गति स्थिर होती है। ये जो हाइड्रो पावर प्लांट होता है इसका गति को स्थिर माना जाता है, मतलब इसमें ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होता है। स्टीम टरबाइन में क्या होगा, कभी कभी स्टीम ज़्यादा बन जाएगा, कभी कम बनेगा, तो लोड में वेरिएशन हो सकता है, उसके चलने के स्पीड में वेरिएशन होगा स्पीड में कम ज़्यादा होगा तो बिजली भी कम ज़्यादा उत्पादन होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि निरंतर पानी हम लोग एक कांस्टेंट वे में भेजते हैं, पेन स्टॉक में फोर्स कराते हैं या उसके ऊपर गिराते हैं, तो इसका स्पीड जो होता है स्थिर होता है। अगर 300 आरपीएम पे घूम रहा है तो पूरा दिन 300 आरपीएम पे घूमेगा, ये 300 से कम ना ज़्यादा होगा, क्योंकि पानी एक उसको फिक्स अमाउंट में हम लोग पानी देते हैं। लेकिन बाकी जो पावर प्लांट होते हैं, थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट में, वहाँ पे ऐसा नहीं होता। वहाँ पे कब टरबाइन का स्पीड बढ़ जाएगा कब घट जाएगा पता नहीं चलता है, मतलब थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अगला पॉइंट है इसका लागत खर्च ज़्यादा होता है, मतलब लागत खर्च मतलब बनाने का खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन चलाने का खर्च न के बराबर होता है। चलाने का खर्च कुछ है ही नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ लग क्या रहा है, कुछ नहीं लग रहा है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे। अब बोला कि डिसएडवांटेज ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट, अब इसका बुराई क्या है हाइड्रो पावर प्लांट में, अब इसका बुराई क्या है, तो बुराई समझिए क्या क्या इसका खामियां हैं। पहला खामियां है कि इसको बनाने में खर्च बहुत ज़्यादा होता है, सही बात है, इसके बनाने का जो खर्च है वो बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है बाढ़ आने की संभावना बनी रहती है, पहले से ही पानी आप स्टोर करके रखे हुए हैं, पानी को जाने नहीं दे रहे हैं, तो थोड़ा सा भी बारिश होगा तो बाढ़ जैसा स्थिति हो जाता है, तो काफ़ी मुश्किल होता है। नेक्स्ट है जहाँ भी इसका निर्माण किया जाता है उसके आसपास में रहने वाले लोगों को हटा दिया जाता है। ठीक है, विस्थापित होना पड़ता है, तो ये भी इसका डिसएडवांटेज है। मान लीजिए आपके यहाँ हाइड्रो पावर प्लांट बनेगा और आप उसके 1 किलोमीटर के दायरे में, तो आपको वहाँ से हटा दिया जाएगा, क्योंकि कभी भी बाढ़ आ सकता है, कभी भी स्थिति बदल सकती है, इसलिए वहाँ पे लोगों को नहीं रखा जाता है। इसके अलावा बोला कि इसको बनाने के लिए एक बहुत बड़े भूभाग की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि जल को संचय करने के लिए झील बनाना पड़ता है। अब ये जहाँ भी बनेगा तो बहुत बड़ा एरिया ले लेता है। आप जाइएगा भाखड़ा नांगल में तो आपको समुद्र जैसा दिखाई देगा, मतलब बहुत 5-6 किलोमीटर में पूरा पानी पानी दिखाई देगा, तो बहुत बड़ा इलाका को ये कवर कर लेता है, जिससे एक कृषि योग्य भूमि, अच्छी भूमि हमारा पानी के अंदर में चली जाती है और उससे हम लोग उसका कुछ उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो ये इसका डिसएडवांटेज था। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। इस तरह से आपका हाइड्रो पावर प्लांट खत्म हो गया है। ठीक है, आई होप कि आप लोग अच्छा से समझे होंगे, अच्छा से नोट्स बनाए होंगे। अब जो भी क्वेश्चंस आएंगे हाइड्रो पावर प्लांट का, कुछ भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आएगा आपसे छूटेगा नहीं। अगर बढ़िया से नोट्स बनाए होंगे इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आ सकता है। बेहद ही सटीक और शॉर्ट में आपको पढ़ा है कि आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा रिवीजन करने में, और आपका एक अच्छा नोट्स तैयार हो जाएगा। तो चलिए कुछ सवाल हैं जो आपसे हम पूछेंगे, क्योंकि आप देखिए इसमें जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के लिए। तो पहला ऑप्शन है कि हाइड्रो पावर प्लांट जो होता है वो मल्टीपर्पस होता है, मतलब बहुत सारा काम उससे हम लोग करते हैं, अलग अलग तरह का ये करते हैं, ये सही बात है, मतलब इसको तो हम सही मानते हैं, मान के चलिए। दूसरा है ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, बोला कि यहाँ पे जो पानी का जो फ्लो होता है इसको कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल होता है, तो इसको कंट्रोल करना मुश्किल नहीं होता, ये गलत बात है, क्योंकि हम लोग वॉल्व होता है ना, वॉल्व को घुमाकर और क्लोज और ओपन करके पानी को कंट्रोल कर सकते हैं, बहुत आसानी से कंट्रोल हो जाता है। ठीक है, अभी बताएं आपको। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन है
कि हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट हैज हाई रनिंग कॉस्ट, ये भी गलत है। चलाने का खर्च क्या इसका बहुत ज़्यादा कम होता है, इससे बोला कि हाई होता है, ऐसा नहीं है। और चौथा है वाटर इज यूज्ड एज ए फ्यूल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ये भी सही है। वाटर का हम लोग यहाँ पे उपयोग करते हैं फ्यूल के लिए, मतलब उसको चलाने के लिए जो चीज़ की जरूरत पड़ती है उसके लिए यहाँ पर हम पानी का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे दो ऑप्शन सही लग रहा है, मतलब डी और ए दोनों सही है। अब आपसे अगर पूछे कि इन दोनों में से किसको हम लोग टिक आउट करेंगे, तो मल्टीपर्पस भी होता है, नहर भी निकाली जाती है सिंचाई के लिए, वहाँ पे बिजली का भी उत्पादन होता है, बाढ़ को भी नियंत्रित किया जाता है, तो ये सारा काम करता है। और यहाँ पर पानी का भी उपयोग कर सकते हैं। इसमें से हम नहीं कह सकते कि कौन सा सही है, लेकिन सामने वाला अगर दिया है तो वो कौन सा आंसर आपसे चाहता है, कौन सा आंसर आपसे करवाना चाहता है। और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में आएगा तो इसको मार दीजिएगा। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड यूपीपीसीएल बीएसपीसीएल वगैरह में आता है तो आप इस ऑप्शन को मारेंगे तो उसको सही मान लेगा। लेकिन इसरो डीआरडीओ वगैरह का जो क्वेश्चन होगा उसमें देखेंगे तो इसको सही करता है। क्यों? क्योंकि उन लोगों को मतलब नहीं होता है किससे, पानी से, नहर से, टरबाइन से, वो लोग अपना काम जानते हैं। मतलब हम लोग हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट लगाए हैं तो उसमें किसका यूज करेंगे, पानी का उपयोग करते हैं। लेकिन जो बिजली विभाग वाले होते हैं उनको नहर भी निकालना होता है, उनको सब चीज काम करना होता है, तो इसलिए ये उनको ये आंसर सही बोलता है। तो आप देख लीजिएगा कौन सा एग्जाम हो रहा है, किस में क्या आंसर देना होता है। तो एक्यूरेट आंसर ये दोनों सही है। ऐसा ऑप्शन बहुत कम आता है, इस तरह का आने की संभावनाएं बहुत कम होती है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर दे दिया कि आपको समझने के लिए, ठीक है ना। तो आप टेंशन मत लेना। आगे बढ़ते हैं। अब दूसरे ऑप्शन की बात करें, दूसरा क्वेश्चन की बात करें तो दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट के लिए जरूरी नहीं है। मतलब अगर कहीं पे हाइड्रो पावर प्लांट लगाने जा रहे हैं उसके लिए इसमें से कौन सा जरूरी नहीं है। तो भाई यहाँ पे ये इसका मतलब ये होता है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, मतलब पानी की उपलब्धता होना चाहिए, तो बिल्कुल सही है। लार्ज कैचमेंट एरिया, मतलब बहुत ज़्यादा भूमि उपलब्ध होना चाहिए, जगह खाली होना चाहिए, ये भी सही है। रॉकी लैंड, मतलब पहाड़ी इलाका होना चाहिए, ये भी सही है। सेंडिमेंट्स लिखा हुआ है, मतलब ये गलत है। अवसादन होता है, मतलब गंदगी, पानी के अंदर में गंदगी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और जहाँ पे पावर प्लांट लगा रहे हैं वहाँ पे गंदगी होना चाहिए, पानी में नहीं होना चाहिए, इसीलिए वो गलत है, मतलब उसको नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगला एक और क्वेश्चन है, देख लेते हैं। बोला कि हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट इज, खाली स्थान है, पहला ऑप्शन है नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, नेक्स्ट है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, और डी है कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ एनर्जी। बोल रहा है कि हाइड्रो पावर प्लांट क्या होता है, किस तरह का होता है। तो आप लोगों को शुरू में ही मैंने बताया है कि ये कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, क्योंकि ये रन रिन्यूएबल में नहीं आता है, ये नॉन कन्वेंशनल में भी नहीं आता है, और ये ऑप्शन ऐसे ही गलत है। तो आपका कौन सा बचा, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो इस तरह से हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट कंप्लीट हो गया 2 लेक्चर में। पहला लेक्चर देख लीजिएगा, इसके बाद इसको देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट क्या होता है, कैसे काम करता है, और ये सारे प्रश्न आपके लग जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने है, अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक का नाम है न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट खत्म हुआ है, और आपके जो चैप्टर है, आपका जो सिलेबस है, इसमें 3 पावर प्लांट पढ़ना था। पहला हाइड्रो, दूसरा न्यूक्लियर, और तीसरा थर्मल, जिसमें हाइड्रो कंप्लीट हो गया, अब है न्यूक्लियर और थर्मल बचा हुआ है। लेकिन ये दोनों पावर प्लांट हम लोग पढ़ेंगे, एक साथ पढ़ेंगे। और आपको मैं बता दूं कि ये दोनों में जो डिफरेंस होता है मात्र फर्नेस का डिफरेंस होता है, चाहे थर्मल की बात करें या न्यूक्लियर की बात करें। अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट होगा तो यहाँ पे जो फर्नेस है, जहाँ पे पानी को गर्म करके स्टीम में परिवर्तित किया जाता है, तो न्यूक्लियर में यूरेनियम फ्यूल के रूप में हम लोग यूज करते हैं, और यूरेनियम का विखंडन करके हम लोग यहाँ पे ऊर्जा की हमें प्राप्ति होती है, और उस ऊर्जा से पानी को गर्म करते हैं, और पानी जब गर्म होता है तो स्टीम बनता है, और स्टीम से हम लोग टरबाइन को चलाते हैं, ठीक है। उसी तरह थर्मल पावर प्लांट में कोयला को फ्यूल के भांति यूज करते हैं। कोयला जब जलता है तो पानी को गर्म करता है बॉयलर में, और बॉयलर में से जो स्टीम निकलती है वो टरबाइन को घुमाने का काम करते हैं, जिससे बिजली का उत्पादन होता है। तो हम लोग इस दोनों को कंबाइन तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि डिफरेंस मात्र इस फर्नेस का है कि कोयला लगाना है कि यूरेनियम लगाना है। बाकी इधर की जितने भी पार्ट्स हैं सब सेम होते हैं।
और दूसरी बात यह है कि अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कस्टमाइज पढ़ना होता है। बहुत ज़्यादा पढ़ के नौकरी नहीं मिलता है, बहुत कम चीज़ें पढ़ के नौकरी मिलता है। हम लोग क्वेश्चन लगाने पर फोकस करेंगे कि आपके लिए जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में क्वेश्चंस कहाँ से ज़्यादा आते हैं, उस बात को ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे। क्योंकि न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक पावर प्लांट अपने आप में एक बहुत बड़ा किताब है, जिसे 6 महीना साल भर अगर पढ़िएगा तो फिर भी नहीं खत्म होगा। बहुत बड़ी चीज़ होती है। उसी तरह से थर्मल पावर प्लांट, अगर बीटेक डिप्लोमा में देखें तो एक थर्मल पावर प्लांट का एक किताब आता है जो आपके ट्रेड थ्योरी से भी ज़्यादा मोटा होता है। तो समझ लीजिए इतना कुछ नहीं पढ़ना है, हम लोग को ऐसे पढ़ना है कि सारे क्वेश्चन लग जाए। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप इस पावर प्लांट का मेरा पूरा लेक्चर देख लेंगे तो सभी एग्जाम में इससे जो भी प्रश्न आते हैं, 3 से 4 प्रश्न आते हैं, सारे प्रश्न लग जाएंगे। तो सही से आप नोट्स बनाइएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। स्ट्रक्चर में देखें कि ये इसको न्यूक्लियर रिएक्टर बोलते हैं। ये वाला जो पार्ट्स होता है, ये वाला जो पार्ट्स है, इसको हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर का इस ऐसे जो स्ट्रक्चर होता है, इसको डोम बोला जाता है, DOM। ये डोम है और इसके अंदर में फर्नेस होता है जहाँ पे हम यूरेनियम को फ्यूल के भांति यूज करते हैं और यहाँ पे यूरेनियम का विखंडन करा देते हैं, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है और इस ऊर्जा से पानी को हम लोग गर्म कर लेते हैं। जब पानी गर्म होता है तो स्टीम में बदलता है और इस स्टीम को हम लोग हीट एक्सचेंजर में भेजकर सुपर हीटेड स्टीम बना देते हैं और उस स्टीम को हम लोग कहाँ भेजते हैं, टरबाइन के पास। ये टरबाइन लगा हुआ है, देखिए ये टरबाइन है। और जब स्टीम इस टरबाइन से टकराती है, टरबाइन आगे आप लोग को हम लोग पढ़ाए थे, तो उस टरबाइन क्या करती है, घूमना शुरू कर देती है, ठीक है। जब टरबाइन घूमती है तो इसके साथ ये जनरेटर लगा हुआ है, मतलब इसको हम लोग इलेक्ट्रीशियन में अल्टरनेटर कहते हैं। यहाँ पर अल्टरनेटर लगा रहता है और जब अल्टरनेटर घूमता है तो बिजली का उत्पादन शुरू हो जाता है। और यहाँ पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा होता है, उससे थ्रू हम लोग बिजली का ट्रांसमिशन कर देते हैं, कहाँ, पावर ग्रिड तक, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस हुआ। इसके बाद जो स्टीम टरबाइन से बाहर निकलती है तो यहाँ पे कंडेंसर लगा होता है। इस कंडेंसर में हम लोग पानी को ठंडा कर देते हैं। जब पानी ठंडा हो जाता है, मतलब स्टीम से वाटर में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन ठंडा पूरी तरह से नहीं होता है, उसमें बहुत सारे उसके जो तत्व होते हैं वो खराब हो जाते हैं। इसलिए इस पानी को हम लोग लाते हैं कहाँ पे, कूलिंग टावर में। ये पानी गर्म होता है, हॉट वाटर होता है, और इस कूलिंग टावर में हम लोग पानी को ठंडा करते हैं। पानी कैसे ठंडा होता है, क्योंकि यहाँ पर मिक्सिंग करा देते हैं ठंडा पानी में। इस जो टरबाइन से निकला हुआ कंडेंसर में जो ठंडा हुआ है पानी, मतलब जो गर्म पानी है, उसको यहाँ पे चिमनी में दूसरे पानी के साथ मिक्स करा देते हैं जो ऑलरेडी पहले से ठंडा होता है। और इस पानी को फिर दोबारा से हम लोग एक पंप के द्वारा फिर हम लोग यहाँ बॉयलर में भेज देते हैं और पानी फिर यहाँ गर्म होता है, फिर स्टीम बनता है, फिर टरबाइन चलता है। टरबाइन से जो स्टीम है यहाँ निकलता है, कंडेंसर में पानी बन जाता है और इस गर्म पानी को फिर यहाँ पर ठंडा करते हैं। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है, ठीक है। तो एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि यहाँ से जो स्टीम निकलता है तो स्टीम ही होता है, मतलब भाप के रूप में होता है, गर्म होता है। कंडेंसर से जब टकराता है तो कंडेंसर उसे ठंडा करने का प्रयास करता है, उसको पानी बना देता है, लेकिन वो पूरी तरह से ठंडा नहीं होता है, वो हॉट ही रहता है, गर्म ही होता है। पूरी तरह से कहाँ ठंडा होता है, ये कूलिंग टावर में ठंडा होता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, पहले इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको लिख लीजिए। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग एक एक पॉइंट को, एक एक जो पार्ट्स था, बॉयलर, आपका कंडेंसर, आपका कूलिंग टावर, ये सब क्या होते हैं इसके बारे में एक एक पॉइंट को हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए पहले पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिए जो एग्जाम को लेकर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम व्यू से ये जो पॉइंट हम लिखवा रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे अच्छे से लिख लीजिए। पहला पॉइंट है कि ऐसा उत्पादन केंद्र जिनमें परमाणु ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है उसे परमाणु विद्युत शक्ति केंद्र कहा जाता है। वैसा विद्युत केंद्र जहाँ पे हम लोग परमाणु ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करते हैं, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ठीक है। परमाणु विद्युत शक्ति केंद्र कहा जाता है हिंदी में, ठीक है। अगला पॉइंट लिखिए। अगला पॉइंट है इसमें अन्य परंपरागत शक्ति केंद्रों की अपेक्षा कम परमाणु ईंधन में बहुत ज्यादा मात्रा में विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। बहुत कम यूरेनियम फ्यूल का उपयोग करके हम लोग बहुत ज्यादा विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं। मतलब सबसे ज्यादा विद्युत का उत्पादन कम फ्यूल में न्यूक्लियर पावर प्लांट से होता है, समझ लीजिए। इसके बाद अगला पॉइंट है कि देखिए कैसे 1 केजी यूरेनियम को पूर्ण रूप से जलाने पर उतना ही ऊर्जा मिलता है जितना 3000 टन उच्च स्तरीय कोयले से प्राप्त होती है। मतलब
1 केजी यूरेनियम 3000 टन कोयले के बराबर है। समझ लीजिए 3000 टन कोयला अगर लाना हो तो ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज़्यादा खर्च आएगा, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियों में भर के कोयला लाना पड़ेगा। और यहाँ पे केवल 1 केजी यूरेनियम का हम लोग प्रयोग करके उतना विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं। तो काफ़ी कम फ्यूल का उपयोग करके हम लोग यहाँ पे बिजली का उत्पादन कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि परमाणु शक्ति केंद्र में यूरेनियम अथवा थोरियम जैसे भारी तत्वों को उसके विखंडन किया जाता है, इसलिए एक विशिष्ट प्रकार का उपकरण का प्रयोग किया जाता है जिसको हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर बोलते हैं। मतलब जो परमाणु शक्ति केंद्र होता है उसमें क्या होता है, यूरेनियम या थोरियम का हम लोग प्रयोग करते हैं किसके लिए, फ्यूल के लिए, और उसका विखंडन कराते हैं, परमाणु का विखंडन कराते हैं। और ये प्रक्रिया जहाँ की जाती है उसको हम लोग परमाणु रिएक्टर बोलते हैं। परमाणु रिएक्टर किसको बोलते हैं, जहाँ पे यूरेनियम और थोरियम के तत्वों को विखंडित किया जाता है और उस विखंडन जहाँ पे किया जाता है, जिस स्ट्रक्चर के अंदर किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परमाणु रिएक्टर बोलते हैं। ठीक है, यही लिखा हुआ है यहाँ पे। अगला पॉइंट है कि भारी अणुओं के नाभिक को 2 बराबर भागों में तोड़ते हैं जिससे भारी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं। देखिए जो हम लोग फ्यूल यूज करते हैं तो इसमें इसके नाभिक को विखंडित करते हैं, 2 बराबर भागों में हम विखंडित करते हैं। किसके नाभिक को, अणु के नाभिक को, जो अणु होते हैं उसके नाभिक को हम लोग 2 बराबर भागों में तोड़ देते हैं। और जब ये टूटता है, विखंडित होता है तो भारी मात्रा में ऊर्जा मिलती है और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, नाभिकीय विखंडन बोलते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है नाभिकीय विखंडन यूरेनियम पर मंद गति वाले न्यूट्रॉनों की बमबारी से किया जाता है। नाभिकीय विखंडन कैसे किया जाता है, यूरेनियम जो फ्यूल है उस पे न्यूट्रॉनों की बमबारी कराते हैं, बहुत सारे न्यूट्रॉन की बमबारी कराएंगे, उससे यूरेनियम टूटता है 2 बराबर भागों में, मतलब उसके नाभिक टूटते हैं और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाभिकीय विखंडन बोलते हैं। ठीक है, देखिए ये पूरा केमिस्ट्री का पार्ट है जो हम लोगों को थोड़ा बहुत समझना है। ज़्यादा अंदर जाइएगा तो आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा, ये पार्ट आपका छूट जाएगा। हम लोग पावर प्लांट पढ़े लेकिन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको जानना है, उसको मैं राइट डाउन करवा रहा हूँ, आप लिखते जाइएगा। ठीक है, अगला पॉइंट है यूरेनियम नाभिक के इस विखंडन से भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है, न्यूट्रॉनों का उत्सर्जन होता है जिससे न्यूट्रॉनों का विखंडन कहते हैं। देखिए ये जो यूरेनियम के नाभिक जब विखंडित होते हैं तो भारी मात्रा में क्या होता है, ऊर्जा निकलती है और इससे बहुत सारे न्यूट्रॉन का उत्सर्जन होता है और बहुत सारे न्यूट्रॉन बनते हैं वहाँ पे, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉनों का विखंडन बोलते हैं। नाभिकीय विखंडन या न्यूट्रॉनों का विखंडन दोनों एक ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे सामने कि विखंडित न्यूट्रॉन उससे आगे भी विखंडन होता है। मतलब जो न्यूट्रॉनों का विखंडन हुआ 2 बराबर भागों में जो न्यूट्रॉन बटे हैं, ये आगे भी ये लगातार प्रक्रिया चलती रहती है। ठीक है, और ये जो लगातार जो प्रक्रिया चलती है इसमें भारी मात्रा में ऊर्जा हमें प्राप्त होता है। ठीक है, और आगे जाकर जब मान लीजिए 1 के बाद 2, 2 से 4, 4 से 16 ऐसे बढ़ते जाते हैं और इसको नहीं रोका जाए तो विस्फोट हो सकता है, क्योंकि देखिए लगातार बढ़ रहा है। इसमें एक ही खासियत होता है कि इसको चैन रिएक्शन बोलते हैं और ये लगातार बढ़ता रहा, इसको रोका जाता है। उसी रिएक्टर के अंदर में हम लोग बहुत सारे मॉडरेटर को लगाकर उसको रोक देते हैं। आगे हम बताएंगे मॉडरेटर कौन सा होता है, क्या होता है। और जो ये विखंडन लगातार होता रहता है इसको चैन रिएक्शन बोलते हैं और इसको एक्सप्लोसिव रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। एक्सप्लोसिव इसलिए क्योंकि ये मतलब ब्लास्ट कर सकता है, ये इतना ज़्यादा तेजी से बढ़ता है कि इसको नहीं रोका जाए तो ये ब्लास्ट कर जाएगा, इसलिए एक्सप्लोसिव बोला जाता है। एक्सप्लोसिव मतलब बारूद जैसा बोलते हैं, बारूद का एक्सप्लोसिव है, एक के बाद ब्लास्ट कर जाएगा, उसी तरह ये भी एक्सप्लोसिव होता है। ठीक है, आगे परमाणु शक्ति केंद्र में ग्रेफाइट का प्रयोग परिनियामक मतलब न्यूट्रॉनों की गति को कम करने के लिए किया जाता है। जैसे यहाँ पे लगातार न्यूट्रॉन 2 से 4, 4 से 16 बन रहे हैं, तो उसको रोकने के लिए, उसके स्पीड को कंट्रोल करने के लिए किसका हम लोग प्रयोग करते हैं, ग्रेफाइट का। और ये वर्ड जो है ना, ये सेम वर्ड पूछता है कि परिनियामक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो किसका किया जाता है, ग्रेफाइट का प्रयोग किसके रूप में किया जाता है, परिनियामक मतलब न्यूट्रॉनों को गति को मंद करने के लिए ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त नियंत्रण छड़ें बोरान और कैडमियम की बनी होती है। ये न्यूट्रॉनों की गति को कम करता है। कौन करता है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या करता है, न्यूट्रॉनों की गति को कम कर देता है। लेकिन जो हमारा चैन रिएक्शन हो रहा है, बहुत ज्यादा तेजी से चैन रिएक्शन, उसको रोकता कौन है, तो उसको रोकने के लिए हम लोग बोरॉन और
कैडमियम की छड़े का प्रयोग करते हैं। बोरॉन और कैडमियम की छड़े का प्रयोग करते हैं किसके लिए? जो एक्सप्लोसिव चैन रिएक्शन है उसको रोकने के लिए, तुरंत रोक देगा। ठीक है, तो ये ना छड़ ये ऊपर से हम लोग इंसर्ट कर देते हैं, जैसे लगता है कि नहीं अभी विस्फोट कर जाएगा, बहुत तेजी से चैन रिएक्शन हो रहा है, तो ये जो बोरॉन और कैडमियम की छड़ इसको हम लोग इंसर्ट कर देते हैं उसमें, तो ये जो चैन रिएक्शन है रुक जाता है। और न्यूट्रॉनों की गति को कंट्रोल कौन करता है? ये ग्रेफाइट करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे सामने कि परमाणु रिएक्टर के प्रवर्तक बेरिलियम के बने होते हैं। प्रवर्तक मतलब रिफ्लेक्टर। बहुत सारे जो न्यूट्रॉन होते हैं जो रिएक्टर के दीवार होते हैं उसमें चिपक जाते हैं, तो वो परमाणु रिएक्शन में विखंडन में भाग नहीं लेते हैं। तो उन सबों को वापस भेजने के लिए, मतलब दीवार से वापस विखंडन कराने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? बेरिलियम का प्रयोग करते हैं, जिसको प्रवर्तक बोला जाता है। एग्जाम में पूछता है कि परमाणु रिएक्टर में प्रवर्तक रिफ्लेक्टर के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो किसका करते हैं? बेरिलियम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है परमाणु रिएक्टर में प्रवर्तक का कार्य ईंधन कोर में बचे अधिकांश इलेक्ट्रॉनों को वापस भेजना होता है। सेम आपको बता दिए कि परमाणु रिएक्टर में जो प्रवर्तक होता है, रिफ्लेक्टर होता है, वो क्या करता है? जो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन जो दीवार में चिपके हुए हैं उनको वापस भेजता है। कहां पे? ईंधन कोर में भेज देता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है यूरेनियम 235 ईंधन का प्रयोग शक्ति उत्पादन हेतु मंद भाप रिएक्टर में किया जाता है। यूरेनियम 235 का प्रयोग कहां करते हैं? मंद भाप परमाणु रिएक्टर होता है उसमें प्रयोग किया जाता है। एक बार फिर से, यूरेनियम 335 ईंधन का प्रयोग कहां करते हैं? मंद भाप परमाणु रिएक्टर में किया जाता है। ठीक है, इस पॉइंट को आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा। टॉपिक है कंडू रिएक्टर। इसका फुल फॉर्म होता है कनाडा ड्यूटेरियम यूरेनियम। इसका आविष्कार कनाडा देश में किया गया था और ये एक रिएक्टर है, कंडू रिएक्टर बोला जाता है। इसमें प्राकृतिक यूरेनियम का प्रयोग करते हैं फ्यूल के लिए। ठीक है, और इसमें मॉडरेटर के लिए हम लोग हैवी वाटर D2O का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और इसके डिटेल्स के लिए हम पॉइंट्स लिखवाते हैं, आप पॉइंट्स को लिख लीजिए। देखिए, पहला पॉइंट इसका क्या है कि इस रिएक्टर में ईंधन के रूप में प्राकृतिक यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। किसमें? कंडू रिएक्टर में। एग्जाम में पूछता है कि प्राकृतिक यूरेनियम का प्रयोग कहां किया जाता है, तो याद रखिएगा कंडू रिएक्टर में प्राकृतिक यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा कंडू रिएक्टर में मॉडरेटर के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो कंडू रिएक्टर में मॉडरेटर के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? भारी जल का, D2O का। D2O का प्रयोग करते हैं किसके लिए? शीतलक और मंदक के लिए। शीतलक और मंदक के लिए कंडू रिएक्टर में किसका प्रयोग करते हैं? भारी जल का, जिसको हम लोग D2O बोलते हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोलते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कि शीतलक सामान्यतः सोडियम धातु के बने होते हैं। तो पूछता है कि इन जनरल शीतलक जो होते हैं, जो ठंडा प्रदान करते हैं, वो किसका बना होता है? तो सोडियम धातु का बना होता है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है परमाणु शक्ति केंद्र का शक्ति उत्पादन विखंडन अभिक्रिया के समानुपाती होता है। मतलब हमें परमाणु रिएक्टर में जो विखंडन होता है उससे ऊर्जा हमें कितना मिलेगी? उतना ही ऊर्जा मिलेगा जितना परमाणु का विखंडन होगा। तो मतलब समानुपाती होता है। मतलब मान के चलिए कि इधर ऊर्जा है आपका, इधर ऊर्जा है और इधर परमाणु, इधर ऊर्जा है और इधर परमाणु रिएक्टर है। ठीक ना, तो हमें ऊर्जा कितना मिलेगा? हमें ऊर्जा तभी ज़्यादा मिलेगा जब यहाँ पर विखंडन बहुत ज़्यादा होगा। यहाँ पर जितना विखंडन ज़्यादा होगा उतना ही हमें ऊर्जा की प्राप्ति होगी। मतलब ये एक दूसरे के समानुपाती है। ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये घटेगा। मतलब परमाणु रिएक्टर में जितना हम विस्फोट कम करेंगे उतने ऊर्जा हमारी कम होगी, जितना ऊर्जा हम ज़्यादा विखंडन ज़्यादा कराएंगे उतने ही हमें ऊर्जा ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि बड़े थोरियम भंडारों के कारण भारत में ब्रिड रिएक्टर उपयुक्त होते हैं। देखिए, भारत में सबसे ज़्यादा अगर कहा जाए तो ब्रिड रिएक्टर है। जैसे IGCR है, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च है। IGCR का फॉर्म भी आता है बहुत ज़्यादा ITI के बच्चों के लिए बहाली के लेकर। तो IGCR में ये ब्रिड रिएक्टर का ही उपयोग किया जाता है। वहाँ पे जो शक्ति उत्पादन होता है, बिजली उत्पादन होता है, या IGCR ब्रिड रिएक्टर बनाता है। स्पेशली ब्रिड रिएक्टर मतलब परमाणु रिएक्टर बनाने के लिए जाना जाता है। वहाँ बहुत छोटे छोटे परमाणु रिएक्टर बनाए जाते हैं, तो उसमें ब्रिड रिएक्टर बनाता है। और ये भारत में सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। क्यों? क्योंकि भारत में थोरियम का बहुत बड़ा भंडार है और
ये थोरियम इजीली अवेलेबल है भारत में, जबकि यूरेनियम लाइएगा तो बहुत महंगा पड़ता है, विदेशों से मंगाना पड़ता है। और थोरियम इजीली मिल जाता है तो हम लोग उसी का उपयोग करके हम लोग क्या करते हैं, बिजली का उत्पादन कर लेते हैं। और ये थोरियम का उपयोग कहाँ होता है, ब्रिड रिएक्टर में होता है। ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो यहां पर देखेंगे कि थर्मल शील्डिंग, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, थर्मल शील्डिंग क्यों प्रदान की जाती है, थर्मल शील्डिंग होता क्या है। तो यहां पर देखिए आप लोग के सामने ये परमाणु रिएक्टर है, और परमाणु रिएक्टर में न्यूट्रॉनों का विखंडन होता है और इससे बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा निकलती है। जैसे आप लोग को पता होगा, जापान पे परमाणु बम गिराया था अमेरिका ने, और कितना नहस तहस हुआ था। मतलब आज भी वहाँ पे अंधे लोग पैदा होते हैं, लंगड़े पैदा होते हैं। तो अगर हम लोग ये परमाणु रिएक्टर में थर्मल शील्डिंग नहीं प्रदान करें, इसको अच्छे से मजबूत नहीं रखेंगे, तो यहाँ भी विस्फोट होगा और उतना ही क्षति होगा जितना परमाणु बम से होता है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर मल्टीपल लेयर में हम लोग सेफ्टी करते हैं। देखिए, जैसे पहला जो इसका लेयर है, ये जो बाहरी वाला जो दीवार है, ये 45 इंच स्टील का रहता है। 45 इंच स्टील से हम लोग इसको बनाते हैं, जिसमें कंक्रीट वगैरह भी उपयोग किया जाता है। ठीक, इसके बाद जो ये दूसरा लेयर है, ये जो आपको हल्का सा ब्राउन कलर का दिख रहा होगा, ये ब्राउन कलर का जो लेयर है, ये 1/4 इंच स्टील का बना होता है। मतलब स्टील की एक चादर होती है जिससे ये इसको कवर किया जाता है, यहाँ से यहाँ तक पतली स्टील की चादर 1/4 इंच का। ठीक है, इसके बाद इसके जो अंदर इनर वाला पार्ट होता है, वहाँ पे 36 इंच के कंक्रीट की सील्डिंग की जाती है। कंक्रीट से मतलब कंक्रीट की फुली दीवार होती है, जो कितनी की होती है, 36 इंच की होती है। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर भी एक कोर होता है। कोर की जो डिजाइनिंग होती है 8 इंच स्टील का होता है। कोर का जो मजबूती कितना होता है, 8 इंच स्टील के चादर की ये दीवार बनाई जाती है। ठीक है, इसके कोर में, और उसके अंदर ये न्यूक्लियर का फ्यूल होता है। इसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूल होता है और मॉडरेटर होता है, मंदक होता है, सारा चीज़ इसके अंदर लगाया जाता है। समझिए, 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर, 4 लेयर के अंदर ये न्यूक्लियर रिएक्टर को बनाया जाता है। तो अगर यहाँ पे विस्फोट भी होता है तो ये जो 4 लेयर है इसको कंट्रोल कर लेगा। कलपक्कम में या इंडिया में 1-2 जगह विस्फोट हुआ था, लेकिन ये जो लेयर है ना, इसकी वजह से विस्फोट की मात्रा को कंट्रोल कर लिया गया था, ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था। अपने सेफ्टी के लिए हम लोग मल्टीपल लेयर में बनाते हैं। दूसरा, इसका जैसे यहाँ पे जब विस्फोट होता है अंदर, इसके अंदर जो विस्फोट होता है तो बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा निकलती है। तो मतलब हीट का जो टेम्परेचर होता है, मतलब टेम्परेचर जो होता है बहुत ज़्यादा होता है अंदर। हम लोग ये 4 लेयर का सेफ्टी नहीं रखेंगे तो इससे जो उस ऊर्जा निकलेगा तो बाहर वाले जो लोग यहाँ पर काम करते हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। इसके अलावा रेडिएशन का खतरा बना रहेगा कि रेडिएशन बाहर निकल जाएगा तो आदमी को हार्मफुल कर सकता है, काफ़ी नुकसान पहुँचा सकता है। उसका जो इफेक्ट आएगा काफ़ी मनुष्य पे बहुत अनेक तरह के बीमारियों से वो लोग ग्रसित हो जाएंगे। जैसे अगर कोई टेक्नीशियन यहाँ काम कर रहा है और इसका जो रेडिएशन उसको लगेगा, क्योंकि डेली काम करना होता है वहाँ पे, और इसके रेडिएशन से इफेक्टिव हो जाएगा और वो बीमार पड़ जाएगा, बहुत जल्द उसकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, तो इसका कुछ पॉइंट से लिख लीजिए। थर्मल शील्डिंग क्यों प्रदान करते हैं हम लोग? पहला कि विकिरण के खतरे से परिचालन कर्मियों को बचाने के लिए, मतलब रेडिएशन से बचाने के लिए हम टेक्नीशियन को, जो यहाँ पे काम करने वाले लोग हैं उनको बचाने के लिए, रेडिएशन से बचाने के लिए हम लोग ये 4 लेयर का थर्मल शील्डिंग प्रदान करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है तेज न्यूट्रॉन को अवशोषित करने के लिए। वहाँ जब विस्फोट होता है तो बहुत सारे न्यूट्रॉन ये जो दीवार होता है इससे टकराते हैं, तो इस न्यूट्रॉनों को कंट्रोल करने के लिए कि ये बाहर ना निकल जाए, विस्फोट ना कर जाए, उसके लिए भी इसको हम लोग बनाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है रिएक्टर की दीवारों को गर्म होने से बचाने के लिए। ये मान लीजिए एक ही दीवार रहता है तो तुरंत हीट हो जाता, गर्म हो जाता और इसकी जो एनर्जी थी बाहर निकल जाती। अगर 4 तरह का लेयर हम लोग बना कर रखे हैं तो जो इसके अंदर ऊष्मा निकलेगा, जो ऊर्जा निकलेगा और उसका जो टेम्परेचर होगा बाहर इफेक्ट नहीं करेगा। इसके लिए हम लोग 4 तरह के लेयर को बनाते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट है कि परमाणु शक्ति संयंत्र की संपूर्ण बनावट निम्नलिखित चरणों में किया जाता है। ठीक है, पहला होता है न्यूक्लियर रिएक्टर। जब भी परमाणु रिएक्टर हम लोग बनाएंगे तो इसका 4 चरण होता है। पहला क्या होता है? न्यूक्लियर रिएक्टर। इसमें क्या करते हैं हम लोग? परमाणु ईंधन का नाभिकीय विखंडन करते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या करते हैं?
परमाणु ईंधन का नाभिकीय विखंडन करते हैं, न्यूट्रॉनों को वहां पे तोड़ा जाता है। ठीक है, ये परमाणु रिएक्टर है, इसका फिगर आप देख रहे होंगे। ये चार्ज ट्यूब है, ये क्या है, चार्ज ट्यूब होता है, ये अंदर यहाँ तक रहता है, ये चार्ज ट्यूब इसको बोलते हैं। ये कंट्रोल रॉड है, ये जो ब्लैक वाला दिख रहा है ये कंट्रोल रॉड होता है। ये ऊपर नीचे होता है, ठीक ना। इसको हम लोग स्टार्टिंग में ऊपर रखते हैं, जब देखते हैं कि अनकंट्रोल हो रहा है तो इसको नीचे इंसर्ट कर देते हैं, तो ये न्यूट्रॉनों को अवशोषित कर लेता है, पकड़ लेता है, रिएक्शन होने नहीं देता है। मतलब कंट्रोल, एक के बाद जो 2 न्यूट्रॉन बन रहे थे ऐसे बढ़ रहा था, उनको कंट्रोल कर लेता है, 1 से 2, 2 से 3 नहीं होने देता है। ठीक है, न्यूट्रॉनों को। इसके बाद ये रेडिएशन शील्डिंग है, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। ये रेडिएशन शील्डिंग है, पूरा बनाया गया स्ट्रक्चर। ये प्रेशर वेसल, मतलब प्रेशर वेसल वो है जहाँ से हम लोग पानी को भेजते हैं कि कहाँ पे, न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर में, और वो पानी स्टीम बन के बाहर निकल जाती है। इधर से पानी को हम लोग इसमें ढुकाते हैं, प्रेशर वेसल बोलते हैं उसको। और ये पानी ऊर्जा, जहाँ पे आग लगा हुआ, जहाँ पर विस्फोट हो रहा है, उसके साथ निकलते हुए जब बाहर निकलती है तो ये सुपर हीटेड स्टीम बन जाती है। और यहाँ पर हीट एक्सचेंजर में इसको और गर्म करते हैं। इसके बाद हम लोग टरबाइन को भेज देते हैं। ये देखिए यहाँ से, इसके बाद टरबाइन को ये चला जाता है। ठीक है, इसके बाद ग्रेफाइट है, जो मॉडरेटर के रूप में प्रयोग करते हैं। ये जो चौड़ा चौड़ा देख रहे हैं ये ग्रेफाइट है। ठीक है, ये जो ग्रेफाइट क्या करता है, मॉडरेटर का काम करता है, परिनियामक का काम करता है, न्यूट्रॉनों को अवशोषित कर लेता है। मतलब न्यूट्रॉन को पकड़ के रखता है कि धीरे धीरे, मतलब ज़्यादा तेजी से नहीं, धीरे धीरे चैन रिएक्शन करना है। एक बार अचानक से होगा तो विस्फोट कर जाएगा। अगर ग्रेफाइट से कंट्रोल नहीं होता है, ग्रेफाइट से न्यूट्रॉनों का जो चैन रिएक्शन कंट्रोल नहीं होता है, बहुत तेजी से होने लगता है, उस समय हम लोग क्या करते हैं, बेरिलियम और कैडमियम की छड़े जो ऊपर से लगाए गए हैं कंट्रोल रॉड, इसको अंदर हम लोग डाल देते हैं। तो ये लोग पूरी तरह से पकड़ लेता है, ये लोग चैन रिएक्शन होने ही नहीं देता। मतलब 1 से 2 जो न्यूट्रॉन हो रहे थे वो नहीं होंगे, वो पूरी तरह से स्टॉप हो जाता है। तो ग्रेफाइट का अंदर डाले कर हम लोग ना चैन रिएक्शन को धीरे धीरे कराते हैं। और ये जो छड़े होती है कंट्रोल रॉड ऊपर रखा जाता है। जब जैसे ही चैन रिएक्शन बहुत तेजी से होने लगता है, इस छड़ को हम लोग नीचे डाल देते हैं और इसको कंट्रोल कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद फ्यूल रॉड है। ये जो पीला पीला आपको दिख रहा है यहाँ पे बीच में, ये फ्यूल रॉड है, मतलब यही यूरेनियम है जिसका हम लोग अंदर पीलेट रहता है, उसको हम लोग विखंडित कराते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, रिएक्टर के अंदर इस तरह से यूरेनियम की छड़े एक बंडल के रूप में डाली जाती है, बहुत सारे छड़े होती है। ये यूरेनियम का फ्यूल है। ठीक है, और इस फ्यूल के अंदर भी ये कंट्रोल रॉड अंदर डाला गया है जो कंट्रोल करेगा रिएक्शन का। ठीक है, इसके अंदर ग्रेफाइट भी मॉडरेटर के रूप में उपस्थित होता है। ठीक है, जो ड्यूटियो होता है भारी जल, ये मंदक के रूप में काम करता है। इससे जो भी न्यूट्रॉन टकराते हैं ये विखंडित नहीं होते, ये रुके रहते हैं। देखिए, जो ड्यूटियो है भारी जल आ रहा है, इससे टकरा रहा है, लेकिन इसका विखंडन नहीं हो रहा है। किसका, न्यूट्रॉनों का विखंडन को रोक देता है भारी जल। और ग्रेफाइट भी यही काम करता है। ग्रेफाइट भी अगर यहाँ पर रहेगा तो ये न्यूट्रॉनों का विखंडन नहीं। अब यहाँ पे देखेंगे, देखिए ये न्यूट्रॉन है, एक दूसरे से टकरा रहे हैं और ये डबल होते जा रहे हैं। आप देखेंगे इसकी संख्या कुछ देर में बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और इतना ज़्यादा हो जाएगा कि इसको अगर नहीं रोका जाए तो ये विस्फोट कर जाएंगे। आप लोगों को दिख रहा होगा इसकी संख्या बढ़ रही है, धीरे ही धीरे, लेकिन इसकी संख्या कितनी बढ़ रही है, बहुत तेजी से बढ़ रही है। और इसे कंट्रोल नहीं करेंगे तो हम लोग ये विस्फोट हो जाएगा, एक्सप्लोसिव चैन रिएक्शन कर जाएगा यहाँ पे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अचानक से जो हमारा कंट्रोल रॉड है उसको अंदर डाल देते हैं। अभी आपको दिखेगा कि कैसे कंट्रोल रॉड इन लोगों को कंट्रोल कर रहा है। देखिए यहाँ पे ये बोरान और कैडमियम की छड़े को हम लोग डाल दिए हैं, और ये क्या करेगा, सारे न्यूट्रॉनों को देखिए चिपका रहा है अपने ऊपर। 1 2 3 4 ये चिपक गया ना, इसके बोरान वाले छड़ के ऊपर ही जाकर चिपक गया। इस तरह इधर भी देखेंगे ये चिपक चुका है। तो ये सबको अपने ऊपर चिपका लेता है, बाहर एक दूसरे से टकराने नहीं देता है, जिससे विस्फोट रुक जाती है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये पानी यहाँ से निकल रहा है, मतलब स्टीम यहाँ से निकल रहा है और सुपर हीटेड बन के इधर से जाकर टरबाइन से टकरा रहा है और टरबाइन घूम रहा है। और इसको क्या बोलते हैं, हीट एक्सचेंजर बोलते हैं। वो हीट को एक्सचेंज कर रहा है, मतलब इधर से जो भी इसमें वाटर पार्टिकल्स थे उसको और गर्म करके स्टीम में बना दे रहा है। स्टीम और भाप में क्या अंतर होता है, वेपर और स्टीम में क्या अंतर होता है। वेपर में वाटर पार्टिकल्स होते हैं, मतलब वाटर के कुछ कम, पानी के कुछ कण मिले होते हैं वेपर में, लेकिन स्टीम में वो पूरी तरह से आग होता है। उसमें अगर हाथ डालिए जल जाएगा, मतलब आप 2 मिनट में जल जाएंगे, इतना हीट होता है उसके अंदर में। ठीक है, तो इस तरह से जो रिएक्टर होता है, जो परमाणु रिएक्टर होता है, काम करता है।
परमाणु रिएक्टर के बारे में आप समझ चुके हैं, हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं हीट एक्सचेंजर के बारे में। बार बार ये नाम आ रहा था, हीट एक्सचेंजर क्या होता है। देखिए हीट एक्सचेंजर एक्चुअली क्या करता है, अगर इसमें पानी को डालेंगे तो भाप बना देगा, अगर आप भाप मतलब वेपर को डालेंगे तो स्टीम बना देगा। वेपर और स्टीम में अंतर होता है। वेपर उसको बोलते हैं जो पानी के बाद जो स्टीम बनता है, जैसे प्रेशर कुकर में वेपर होता है, मतलब ऐसे हाथ रखिएगा प्रेशर कुकर का, जब सीटी मारता है तो आपके हाथों में पानी आ जाएंगे, मतलब पानी का पार्टिकल्स आपके हाथों में दिखेंगे। लेकिन जो स्टीम होता है उसमें वाटर पार्टिकल्स नहीं होते हैं। उसको अगर स्टीम के ऊपर अगर ऐसा आप हाथ रख देंगे तो आपका हाथ जल जाएगा, जला देगा। तो हीट एक्सचेंजर क्या करता है, जो पानी होता है उसको भाप में बनाता है, या अगर इसको भाप दीजिएगा, वेपर दीजिएगा, तो उसको सुपर हीटेड स्टीम बना देता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ से पानी को भेज रहे हैं, हम लोग यहाँ से पानी को भेज रहे हैं, ये इनलेट है, और पानी घूमते हुए रिएक्टर में ऐसे घूमते हुए इधर जब बाहर निकलेगी तो ये स्टीम के रूप में बाहर निकलती है, मतलब सुपर हीटेड स्टीम के रूप में बाहर निकलती है। और बाहर निकल के कहाँ जाती है, टरबाइन के पास, और टरबाइन को ये घुमाने का काम शुरू कर देती है। टरबाइन ये घूमने लगता है और बिजली का उत्पादन शुरू हो जाता है। ये जो हीट एक्सचेंजर होता है ये दो तरह का होता है। हीट एक्सचेंजर दो तरह का होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं, पहला को वाटर ट्यूब और दूसरे को बोलते हैं फायर ट्यूब। वाटर ट्यूब और फायर ट्यूब में क्या अंतर होता है, हीट एक्सचेंजर ये कैसे काम करता है। वाटर ट्यूब समझिए, मान लीजिए ये ट्यूब है, ये जो पानी देखिए सर्कुलेट हो रहा है, ये ट्यूब इसको बोलते हैं, जिसमें पानी को हम लोग भेजते हैं। तो मान लीजिए ट्यूब है, और इस ट्यूब के अंदर में अगर पानी जाएगा, इस ट्यूब के अंदर में पानी को हम लोग भेजेंगे, इसको बोलेंगे वाटर ट्यूब। ट्यूब के अंदर में पानी है, चारों बगल आग है, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, वाटर ट्यूब हीट एक्सचेंजर। जैसे देखिए ये ट्यूब के अंदर पानी जा रहा है और चारों तरफ ये आग है, देख रहे हैं ना, रेड रेड दिख रहा है, ये आग है, तो इसको बोलेंगे वाटर ट्यूब हीट एक्सचेंजर। लेकिन इसको विपरीत अगर आप समझिए फायर ट्यूब। फायर ट्यूब का मतलब ये होता है कि जो ट्यूब होता है इसके अंदर में आग होता है, इसके अंदर में क्या होता है, आग, और चारों तरफ ये पानी होता है, इसके बाहर चारों तरफ पानी होता है, और ये पानी गर्म होकर स्टीम बनता है। मतलब अगर हम लोग आग को एक पाइप के अंदर में, ट्यूब के अंदर में भेजेंगे और चारों तरफ पानी रहेगा तो फायर ट्यूब बोलते हैं। और वाटर ट्यूब किसको बोलते हैं, ट्यूब के अंदर में पानी हो और चारों तरफ आग हो तो वाटर ट्यूब। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये वाटर ट्यूब हीट एक्सचेंजर है, क्योंकि पानी को हम लोग एक पाइप के अंदर में भेज रहे हैं और चारों तरफ ये आग है। ठीक है ना, पहचानने का ये नियम है। अब हीट एक्सचेंजर समझ गए, अब आगे चलिए अब पढ़ेंगे हम लोग टरबाइन के बारे में। हम लोग हाइड्रो पावर प्लांट में टरबाइन पढ़े थे, वो टरबाइन और इस टरबाइन में काफ़ी अंतर होता है। ठीक है, तो टरबाइन क्या होता है, तो टरबाइन यहाँ पे जो टरबाइन पढ़ रहे हैं इसको हम लोग स्टीम टरबाइन बोलते हैं, भाप टरबाइन बोलते हैं। और वहाँ पे क्या कौन सा टरबाइन था, हाइड्रो टरबाइन था, मतलब जल टरबाइन था, और ये भाप टरबाइन है। ठीक है, भाप भी एक जल का अगला फॉर्म होता है, मतलब बदला हुआ फॉर्म है। तो स्टीम टरबाइन एक ऐसी मशीन है जो दबाव युक्त स्टीम को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। दबाव युक्त मतलब हाई प्रेशर वाले, जिसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर हो, उस भाप को, उस स्टीम को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है। कौन, स्टीम टरबाइन। ठीक है, टरबाइन के आउटपुट बाहरी शाफ्ट पर यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त होती है। जो टरबाइन होता है, ये टरबाइन है, ये टरबाइन का फोटो है, और ये जो शाफ्ट, इसके अंदर जो शाफ्ट होता है, इसके बाहर जो ऊर्जा मिलती है टरबाइन के बाहर, जहां पर अल्टरनेटर लगा होता है, ये अल्टरनेटर है, ये अल्टरनेटर वाले शाफ्ट पर क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा मिलता है, मैकेनिकल ऊर्जा मिलता है। और उस मैकेनिकल ऊर्जा से अल्टरनेटर को हम लोग घुमा देते हैं, जिससे बिजली का उत्पादन शुरू हो जाता है। ठीक है, अब अगला पॉइंट है कि आउटपुट शाफ्ट के साथ साथ अल्टरनेटर जुड़ा होता है, जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ये तो बता चुके हैं हम। और इस स्टीम टरबाइन का आविष्कार कौन किया था, चार्ल्स पैसन ने किया था 1884 ईस्वी में। स्टीम टरबाइन का आविष्कार किसने किया था, 1884 में चार्ल्स पैसन ने किया था। ठीक है, इसी को हम लोग स्टीम टरबाइन बोलते हैं। आगे हम थर्मल पावर प्लांट में आपको इस स्टीम टरबाइन को, तो आइए समझते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ स्टीम कंडेंसर। कंडेंसर क्या होता है ये समझिए पहले। कंडेंसर का फोटो आप देख रहे होंगे। ये कंडेंसर क्या करता है, जो टरबाइन से जो वाष्प से निकलता है, जो टरबाइन से स्टीम निकलता है, उसको ये ठंडा करके पानी बना देता है, यही काम करता है। ये बहुत ही ठंडा होता है, फ्रीज होता है। इसमें जब स्टीम आता है ऊपर से, देखिए इनलेट है, ऊपर से स्टीम जब आएगा और इससे टकराएगा तो पानी बन जाएगा। कैसे बनता है आप देखेंगे, यहाँ पर मान लीजिए टरबाइन लगा हुआ है आपका, ये टरबाइन का ब्लेड है, और इस पर हम लोग इधर से स्टीम को लाकर नोजल से फोर्स करा देते, ये घूमता था। ठीक है, और ये जब घूमता था तो यहाँ से स्टीम बाहर निकलती थी, और इस स्टीम को हम लोग पकड़ लेते हैं, पाइप के थ्रू यहाँ पे लाते हैं कंडेंसर के पास। और कंडेंसर में क्या होता है कि
यहाँ पे ऑलरेडी पहले से ठंडा पानी होता है, या इसको हम लोग ठंडा करके रखते हैं, जैसे फ्रिज होता है ना, उस तरह से इसमें ठंडा किया रहता है पहले से ही, और ये इसमें वाष्प से जब टकराता है तो ये खुद पानी बन जाता है, और इस पानी को हम लोग एक जगह स्टोरेज कर लेते हैं और कूलिंग टावर में भेज देते हैं। स्टीम का यही काम है, मतलब कंडेंसर का यही काम है, ठीक है। इसको हम देखेंगे तो ये जो पाइप है, इस पाइप में ठंडा पानी है, बहुत ज़्यादा फ्रीज किया हुआ पानी है, ऊपर से भाप टकराएगा तो क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। या इधर से साइड से हम लोग जो पहला कंडेंसर होता है उसको हम लोग बोलते हैं सरफेस कंडेंसर, और इसको नॉन मिक्सिंग टाइप कंडेंसर भी बोला जाता है। ये क्या करता है, इसमें जो ठंडा पानी है ये पाइप के अंदर में होता है, और जो ऊपर से स्टीम आती है तो ये दोनों डायरेक्ट मिक्सिंग नहीं होता है। ये पाइप के ऊपर, ये पाइप है, इसमें ठंडा पानी अंदर है, ऊपर से जो स्टीम आती है इस पर टकराती है, लेकिन ठंडा पानी में मिल नहीं पाती है, वो खुद ठंडा होकर जल बन जाती है। इसको बोलते हैं हम लोग सरफेस कंडेंसर या नॉन मिक्सिंग टाइप कंडेंसर। इसमें क्या होता है कि जो निकास भाप होता है, जो भाप आता है वो ठंडा पानी के साथ प्रत्यक्ष मिलान नहीं होता, डायरेक्ट मिलान नहीं होता है। दूसरा होता है जेट कंडेंसर या मिक्सिंग टाइप कंडेंसर। इसमें क्या होता है कि ऊपर से जो स्टीम आ रही है उस पर हम लोग पानी का फुहारा छोड़ते हैं, मतलब ठंडा पानी छोड़ते हैं, तो भाप और पानी दोनों मिल जाता है। मान लीजिए ये ठंडा पानी और ये यहाँ से फुहारा हम पानी का छोड़ रहे हैं और इधर से स्टीम आ रही है, तो ये दोनों मिक्स होता है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट का मिक्सिंग हो जाता है। इसीलिए इसको हम लोग जेट कंडेंसर बोलते हैं। जेट से पानी मारते हैं, मतलब नोजल से, और डायरेक्ट मिक्सिंग हो जा रहा है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, जेट कंडेंसर या मिक्सिंग टाइप कंडेंसर। इसमें जो भाप आता है और ये जो पानी का फुहारा छोड़े, दोनों आपस में मिल जाते हैं और पानी भाप को ठंडा कर देते हैं, ठीक है। ये दो तरह का कंडेंसर होता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट इस तरह से दिखता है। ये होता है कूलिंग टावर, आप लोग देखे होंगे, अगर बाहर आप गए होंगे तो कूलिंग टावर आप लोगों को इस तरह से दिखा हुआ है। इसको बोलते हैं हम लोग कूलिंग टावर, ठीक है। इसी में पानी को हम लोग ठंडा करते हैं, ठीक है। ये कूलिंग टावर है, ये टरबाइन है, यहाँ पे टरबाइन लगा होता है। ये पीछे देख रहे हैं ना, ये डोम है, ये डोम बना हुआ है। यहीं पे हम लोग परमाणु का जो परमाणु रिएक्टर होता है इसी के अंदर में होता है। यहीं पे हम लोग न्यूट्रॉनों का विखंडन कराते हैं, यूरेनियम फ्यूल का यहीं पे उपयोग। यहाँ पे रिएक्शन होता है, इस डोम के अंदर रिएक्टर है, और वहाँ पे जो ऊर्जा मिलती है उस ऊर्जा को हम लोग कहाँ उपयोग करते हैं, पानी को स्टीम में बदलते हैं। जो वाटर होता है उसको स्टीम में बदल देते हैं, सुपर हीटेड स्टीम में, और उसको हम पाइप के थ्रू उस स्टीम को हम लोग ये टरबाइन जो हाउस है यहाँ तक लाते हैं और टरबाइन को घुमाते हैं, ठीक है। जब टरबाइन घूमती है तो बिजली का उत्पादन शुरू होता है। अब जब टरबाइन से स्टीम बाहर निकलती है उसको कूलिंग टावर में ठंडा कर देते हैं, ठीक है। यह पूरा स्ट्रक्चर आपको इस तरह से दिखाई देगा अगर आप न्यूक्लियर पावर प्लांट को ऊपर से देखेंगे, जहाज के ऊपर से। तो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, ओरिजिनल में देखिए ऐसा दिखता है, ये दिख रहा है ना, ये ओरिजिनल फॉर्म है न्यूक्लियर रिएक्टर का, ठीक है। देखिए इस फ्यूल रॉड को अगर हम तोड़ते हैं तो तोड़ेंगे तो हमें कुछ इस तरह से यहाँ पे ये फ्यूल पैलेट दिखाई देते हैं। ये यूरेनियम का पैलेट है, ठीक है। इस तरह से अरेंज करके रखा रहता है, ठीक है। और इधर से ये जो है ये वाटर का सप्लाई है, पानी का सप्लाई ऐसे आता है और इसके अंदर जाता है और पानी को स्टीम में बदला जाता है, ठीक है। पानी जब स्टीम में बदलती है तो वहाँ से निकलने के बाद हीट एक्सचेंजर, ये हीट एक्सचेंजर इसमें जाती है और वहाँ पे स्टीम बना दिया जाता है। और देखिए इधर से स्टीम आ रहा है और ये HP हाई प्रेशर टरबाइन इसको बोलते हैं। ये हाई प्रेशर टरबाइन से टकराता है और टरबाइन घूमना शुरू होता है, और इसमें से जो बचा हुआ स्टीम है इस पाइप के थ्रू हम लोग इसको बाहर निकालते हैं और यहाँ पे एक और टरबाइन लगा देते हैं, क्योंकि अभी भी स्टीम के पास एनर्जी था, ऊर्जा था, और इस ऊर्जा का उपयोग हम कहाँ करते हैं, लो प्रेशर टरबाइन में, LP इसको बोलते हैं, लो प्रेशर टरबाइन। और यहाँ पे स्टीम आता है और यहाँ पे देखिए टरबाइन लगा हुआ है, ज्वाइंट टरबाइन है, लो प्रेशर टरबाइन है। इस लो प्रेशर टरबाइन को हम लोग घुमाना शुरू कर देते हैं, और ये दोनों का एक ही शाफ्ट होता है, इसका और इसका दोनों का एक ही शाफ्ट होता है, इसीलिए बहुत तेजी से यहाँ पे हम लोग शाफ्ट को घुमाना शुरू कर देते हैं। और ये अल्टरनेटर है जिससे बिजली का उत्पादन शुरू हो जाता है। और इस तरह से ये टरबाइन लगा, ये लो प्रेशर टरबाइन है और ये हाई प्रेशर टरबाइन है, और इसमें से जो स्टीम बाहर निकलता है उसको हम लोग कंडेंसर में ले जाकर ठंडा कर देते हैं, ठीक है। और इधर आपका अल्टरनेटर लगा हुआ है जहाँ से बिजली का उत्पादन शुरू हो जाता है। इस तरह का ये स्ट्रक्चर होता है जो अंदर होता है, जो हमारे जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं उसी के अंदर में आसपास में बगल में ये इस तरह का स्ट्रक्चर बना होता है जहाँ पे हम लोग बिजली का उत्पादन करते हैं, ठीक है। ये पूरा जूम करके स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको स्पष्ट तौर पे सारा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। ये देखिए न्यूक्लियर रिएक्टर है, यहाँ पे रिएक्टर बना हुआ है, यहीं पे अंदर ये फ्यूल है, यहाँ पे जहाँ पे ये रिएक्शन होता है, यहाँ से पानी को हम लोग जो स्टीम होता है, गर्म जो स्टीम होती है उसको यहाँ भेजते हैं टरबाइन के पास, टरबाइन को घुमाते हैं, ठीक है। और यहाँ से जो स्टीम बाहर निकलती है तो कूलिंग टावर है, कूलिंग टावर में ठंडा करके फिर से पानी को हम लोग इधर भेज देते हैं। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है और इसी को ही हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं,
न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ये पूरे को न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बोलते हैं और इस भाग को न्यूक्लियर रिएक्टर बोलते हैं, ठीक है। और ये टरबाइन का पार्ट्स हो गया बीच में, ठीक है, समझ गए। आगे हम चलते हैं, चलिए यहाँ पर समझते हैं कि न्यूक्लियर पावर प्लांट अगर हम लगाना चाहते हैं या गवर्नमेंट लगाना चाहती है तो कहाँ लगाना चाहिए, वो कौन सा स्थान सही रहेगा न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए, ठीक है। तो पहला पॉइंट है जहाँ पे पानी उपलब्ध हो, जहाँ पे पानी उपलब्ध हो। पानी अगर उपलब्ध नहीं रहेगा तो जो कूलिंग टावर में हम लोग स्टीम को ठंडा करें तो ठंडा कैसे होगा, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी चाहिए होगा। तो ठंडा करने के लिए पानी चाहिए हमको, और कितना पानी चाहिए, जो थर्मल पावर प्लांट होता है ना उससे 2 गुना ज़्यादा चाहिए। जो हमारे कोयला से संचालित पावर प्लांट होता है जिसको हम थर्मल पावर प्लांट बोलते हैं, उससे 2 गुना पानी की जरूरत पड़ता है किसमें, न्यूक्लियर पावर प्लांट में, ठीक है। इसके बाद आबादी क्षेत्र से दूरी, जहाँ पे जनसंख्या उससे दूर बनाया जाता है, क्योंकि कभी भी विस्फोट हो गया मान लीजिए अचानक से, तो हमारे जो पॉपुलेशन है उस पर इफेक्ट ना पड़े। क्योंकि जब न्यूक्लियर पावर प्लांट का विस्फोट होगा, इसमें अगर किसी तरह से एक्सप्लोसिव चेन रिएक्शन हो गया तो वहाँ की जो भूमि होती है ना वो भी रेडियो एक्टिव हो जाती है, और वहाँ पे भी आदमी बहुत लॉन्ग टाइम तक लूढ़े लंगड़े पैदा होंगे, उनके बॉडी स्ट्रक्चर में चेंज आ जाता है। तो हम लोग ऐसा क्षेत्र का चुनाव करते हैं जहाँ पे अगर मान लीजिए विस्फोट भी हो गया तो हमारे जो पॉपुलेशन है उसको इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है परिवहन की सुविधा। बहुत सारे टूल्स सामान ले जाना होता है, बहुत सारे वर्कर को वहाँ पर जाकर काम करना होता है, तो परिवहन की भी सुविधा वहाँ पे होना चाहिए। अपशिष्ट पदार्थों के लिए स्थान की उपलब्धता, इसमें जो यूरेनियम के कचरे बाहर आते हैं तो वो रेडियोधर्मी होते हैं, मतलब रेडियो एक्टिव होते हैं, तो उनको डिस्पोज करने के लिए जगह भी उपलब्ध होना चाहिए, ठीक है। लोड सेंटर से नज़दीक, मतलब मान लीजिए बिहार को बिजली देना है और हम न्यूक्लियर पावर प्लांट को बना दिए हैं दिल्ली में, तो बीच में इलेक्ट्रिसिटी का जो नुकसान होगा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के भेजने में भी उसका जो इलेक्ट्रिसिटी का जो पावर होता है घट जाता है। तो लोड सेंटर से नज़दीक, जहां अगर बिजली का सप्लाई करना है उसी के ही आसपास नज़दीकी क्षेत्र में हम लोग इसका पावर प्लांट को स्थापित करेंगे, ठीक है। इसके बाद है भूमि। मान लीजिए भूमि का प्रकार ऐसा है जहाँ पे खेती की जा सकती है, जहाँ पे हम लोग फसल को उगा सकते हैं, तो उस भूमि का चुनाव हम लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए नहीं करेंगे। कभी भी वैसा भूमि का चुनाव करेंगे जो बंजर हो, जहाँ पे पहाड़ी इलाके हो, जहाँ पे कुछ नहीं होता हो, उस भूमि पर हम लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट का स्थापना कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे कि इसका अब देखिए जिनको हिंदी नहीं आता हो वो इंग्लिश वाला ये है, उसको लिख लीजिएगा इंग्लिश फॉर्म में, जो अभी हम बता रहे थे कि कहाँ हम लोगों को न्यूक्लियर पावर प्लांट को लगाना चाहिए, तो वो इसका इंग्लिश फॉर्म है, ठीक है। अब हम समझते हैं कि न्यूक्लियर पावर प्लांट का क्या एडवांटेज है, फायदा क्या है, इसको लगाने से क्या फायदा है। तो चलिए यहाँ पे देखेंगे। पहला फायदा का पॉइंट है कि इसमें अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए कम ईंधन का जरूरत पड़ता है, बहुत कम ईंधन लगता है। 1 किलो जो यूरेनियम होगा वो 3000 टन कोयले के बराबर होता है। तो 3000 टन कोयले से जितना हम बिजली का उत्पादन करेंगे उतना हम 1 केजी यूरेनियम से कर सकते हैं। तो ये है, और इसके चलाने के लिए न्यूनतम खर्च आते हैं, मतलब इसके चलाने में बहुत ज़्यादा खर्च नहीं है जितने कोयले वाले को चलाने में खर्च है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोयला लगेगा, ट्रांसपोर्टेशन खर्च बढ़ जाता है और बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट का आवश्यकता पड़ती है कोयले वाले में। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पे हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर से बिजली का उत्पादन शुरू कर देते हैं। दूसरा है कि किसी अन्य शक्ति संयंत्र की अपेक्षा परमाणु शक्ति संयंत्र के लिए कम जगह चाहिए, इसके लिए जगह भी कम चाहिए। कोयले वाला मतलब 3000 टन अगर कोयला रखना तो उसको कोयला रखने के लिए ही जगह चाहिए, तो थोड़ा सा ये कम्पैक्ट होता है, छोटा होता है और बिजली का उत्पादन ज़्यादा करता है, ठीक है। दूसरा है कि भारी मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन के लिए इस तरह के संयंत्र सस्ते होते हैं। अगर मास लेवल पे बहुत ज़्यादा मात्रा में बिजली चाहिए तो न्यूक्लियर पावर प्लांट से बिजली उत्पादन सस्ता पड़ता है, लेकिन कम अगर आपको चाहिए होगा बिजली तो फिर ये महंगा पड़ जाएगा। तो कम होने के लिए हम लोग थर्मल पावर प्लांट या हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट का प्रयोग करते हैं, लेकिन ज़्यादा मात्रा में बिजली का उत्पादन करना हो तो न्यूक्लियर पावर प्लांट से हम लोग करते हैं, ठीक है। इसके बाद बहुत कम मात्रा में ईंधन की आवश्यकता होती है, इसीलिए ईंधन परिवहन पर कम खर्च होता है। 1 केजी ईंधन में 1 केजी यूरेनियम में 3000 टन कोयले के बराबर बिजली उत्पादन करता है, मतलब इसको 1 केजी को ले जाने के लिए बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन खर्च नहीं आएगा, एक बार में पहुंच जाएगा। लेकिन 3000 टन कोयला को पहुंचाना हो तो बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन खर्च लग सकता है, परिवहन खर्च ज़्यादा लग सकता है, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट है, अगला टॉपिक है थर्मल पावर प्लांट। इसको हम लोग अगले लेक्चर में समझेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे थर्मल पावर प्लांट।
मतलब ये कोयला से चलाने वाला प्लांट होता है, इसको उष्मीय पावर प्लांट बोलते हैं। जो कोयला से चलता है उसको थर्मल पावर प्लांट बोलते हैं। और भारत में एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन जो कंपनी है वो कोयला से ही बिजली का उत्पादन करती है, जिसको हम लोग एनटीपीसी बोलते हैं, जो हमारे घर में बिजली की सप्लाई करती है। तो इसके बारे में नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट लेसन में हम लोग पढ़ेंगे। आज बस इतना ही है, नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।